ये एक फिक्शनल स्टोरी एक्सप्लेनेशन है। इस वीडियो में कोई ग्राफिक सीन या रियल वायलेंस नहीं दिखाई गई है। ये सिर्फ एजुकेशनल नरेशन और कमेंट्री के लिए बनाया गया है। आज हम लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के चैप्टर्स 1091 से 1100 को एक साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं। मेरे लिए ये सिर्फ कंटेंट नहीं था, इसमें टाइम, एफर्ट और हाई क्वालिटी विजुअल्स सब कुछ लगा है। अगर आप ये मेहनत महसूस कर पा रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो अब स्टोरी में चलते हैं। चैप्टर 1091 आस्किंग हिमसेल्फ। बैकलुंड, ईस्ट बरो, एक क्रैम्प्ड रेंटल अपार्टमेंट में एक काफी थिक जैकेट पहने हुए क्लेन डेस्क के पीछे खड़ा था और अपने सामने ग्लास विंडो को देख रहा था। उसने केयरफुली उस स्पीड को सेंस किया जिस पर बिजारो सॉर्सरर पोशन डाइजेस्ट हो रहा था। यह वास्तव में फास्ट है। ये मेरे डाइजेशन के पहले 3 महीनों के कंबाइंड से भी ज्यादा है। हालांकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। लाइफ स्कैन रिसीव करने से पहले मैं सफिशिएंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता था। मुझे ये मेक श्योर करना है कि टारगेट का हार्ट उस फ्राइट को विथस्टैंड कर सके जो वे एक्सपीरियंस करते हैं। तो रिजल्ट के तौर पर मैं अर्बन लेजेंड क्रिएट करने के लिए हॉस्पिटल जाने में एबल नहीं था। सिमिलरली, अगर ये फैक्ट नहीं होता कि वॉर ब्रेकआउट हो गई है तो दूसरे डेमिगॉड्स को ढूंढना काफी डिफिकल्ट होता। जिनके वेयरअबाउट्स मैं कंफर्म कर सकता हूँ वे ज्यादातर अपने होम ग्राउंड पर हैं। सीक्रेटली इन्वेड करना और हॉरर का एक बिजार सेंस क्रिएट करने में इनोसेंट्स को मैरियोनेट्स में टर्न करना इन्वॉल्व होगा। भले ही कोई और चॉइस ना हो, मैं इसे कंसीडर नहीं करता। क्लेन ने अपना अटेंशन खुद से हटा दिया और साइलेंटली आह भरी। उसने फिर अपने माइंड में एक शब्द रिपीट किया, वॉर। इस मोमेंट पर दूर स्ट्रीट लैंप्स जल गए थे। ईस्ट बरो पिच ब्लैक था और ओकेजनल पुलिसमैन लालटेन के साथ स्ट्रीट्स पे पेट्रोलिंग कर रहे थे। पास्ट में ये पुलिसमैन इतने एंथोसियास्टिक नहीं होते। अब जब वॉर ब्रेकआउट हो चुकी थी, उन्हें ऑर्डर और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए कोरिस्पॉन्डिंग कर्फ्यू ऑर्डर्स कैरी आउट करने थे। वॉर। क्लेन ने फिर से सॉफ्टली वो शब्द रिपीट किया और एक डेज में उसने एंडिंग का एक पार्ट देखा। वो बच्चे थे जो स्कूल से घर लौटे केवल ये रियलाइज करने के लिए कि उन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं और ऑर्फन बन गए हैं। ये जमीन पर रेंगते हुए और बहुत डिफिकल्टी के साथ राइटिंग करने का पेन था। वो एक ऑर्डिनरी पर्सन था जो फ्यूचर को अप्रोच करना चाहता था लेकिन अपनी आखिरी सांस लेने के लिए पावरलेस था। ये सेमेट्री में वो लोग थे जो इतने साइलेंट थे कि इससे किसी का दिल दुख जाए, या वो जो तब तक रोए जब तक वे कई बार बेहोश नहीं हो गए। ये खून से सनी हुई जमीन थी। ये गन पाउडर से भरी हवा थी। वे कोल्ड और रूथलेस शेल्स थे। और इस सब के पीछे मास्टरमाइंड के लिए ग्रेटेस्ट मर्डरर, वो कॉप्सेस के पाइल्स के ऊपर डिवाइन थ्रोन तक स्टेप अप करेगा, केवल चीयर्स रिसीव करने और अपने मोर्टल कॉइल से एस्केप करने के लिए। क्या तुम ऐसी डेवलपमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो? क्या तुम ऐसा अरेंजमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो? लोएन किंग जॉर्ज 3 ने फाइनली शैकल्स तोड़ दी हैं। वो अब चिंतित नहीं है कि 7 डाइटीज में से कोई भी उसके एपोथियोसिस पर स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करेगा। वो ऑफिशियली ब्लैक एम्परर के लिए जरूरी वेरियस रिचुअल्स के लिए पुश कर सकता है। जो फॉलो करेगा वो उस पर डिपेंड करेगा, या मुझे कहना चाहिए हिमसेल्फ। जब तक वो पोशन के इम्पैक्ट को विथस्टैंड कर सकता है और जब तक वो अपनी रैशनैलिटी मेंटेन कर सकता है, वो डिवाइन थ्रोन पर असेंड करने और सीक्वेंस शून्य पर एडवांस करने में एबल होगा। फिसाक की आइनहॉर्न फैमिली ने इस वॉर का यूज किया जो पूरी दुनिया को एम्ब्रॉयल कर सकती है, ताकि उसके की मेंबर्स अपने पोशंस को सिग्निफिकेंटली डाइजेस्ट कर सकें और बिना ज्यादा डिफिकल्टी के वे कोरिस्पॉन्डिंग रिचुअल्स प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी फैमिली की ओवरऑल स्ट्रेंथ एनहांस कर सकते हैं। जहां तक अमोन के भाई की बात है, वो इन ट्यूमल्टुअस टाइम्स के दौरान पोशन कंज्यूम कर सकता है और विजनरी बनने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर सकता है जिससे इस दुनिया को एक और ट्रू गॉड मिल सके। जैसे ही क्लेन के थॉट्स भटके, उसके दिमाग में अचानक एक सवाल आया, क्या मैं ऐसा आउटकम एक्सेप्ट कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसा आउटकम एक्सेप्ट कर सकता हूँ? क्लेन ने अपना मुंह खोला और धीरे से बंद कर दिया। जो कुछ उसने देखा वो किसी और जगह लौटने से पहले टाइम और स्पेस की लिमिटेशन से पास होता हुआ लग रहा था। ये एक्सट्रीमली थिक, स्लाइटली पंजेंट, कोल्ड और मॉइस्ट स्मॉग था जो येलो और कलर में स्लाइटली आयरन ब्लैक था, जो पूरे बैकग्राउंड में परमिएट हो गया था। ये वो ट्रम्स थे जो इलनेसेस, हंगर, पेन और कोल्ड से सफर कर रहे थे डेथ की ब्रिंक पर पुश किए जाने से पहले। वो भी सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। फूड की खातिर उसने खुद को अपनी पूरी माइट के साथ पुश किया, बिल्कुल भी स्लैक ऑफ करने की हिम्मत नहीं की। फाइनली उसने लाइफ की लाइट देखी। उसने अपना लॉन्ग अवेटेड हैम खरीदा, लेकिन हेजी स्मॉग में वो जमीन पर गिर गया और दोबारा कभी नहीं उठा। क्या तुम ऐसा आउटकम एक्सेप्ट कर सकते हो? एक मोमेंट की साइलेंस के बाद क्लेन अचानक एक डीप वॉइस के साथ बोला, नहीं, मैं नहीं कर सकता। ये वॉइस इमीडिएटली रूम में गूंज उठी। ये लेयर्ड और इंटरलिंक्ड थी।
नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। उसके कानों में अभी भी एकोज लिंगर कर रही थीं, जैसे ही उसके मुंह के कोने ऊपर कर्ल हुए। क्लेन ने एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग लाफ दी। 7 डाइटीज ने इसे ऑलरेडी टैसिटली एक्सेप्ट कर लिया है। अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो इसका क्या मीनिंग है? एक बार फिर वो साइलेंट हो गया। लंबे समय के बाद उसने फाइनली सांस छोड़ी और एक काम एक्सप्रेशन के साथ खुद से कहा, भले ही ये मीनिंगलेस हो, कुछ चीजें अभी भी की जानी चाहिए। इस दुनिया में ऐसी कितनी चीजें हो सकती थी जिनके सक्सीड होने की गारंटी हो, कि वे वैल्यूएबल हों और यूज की हों। क्लेन के मुंह के कोने ऊपर कर्ल हुए। उसने दूर देखा, मुड़ा और रेंटल फ्लैट के अंदर रूम में एंटर हुआ। हालांकि उसने अपना माइंड पहले ही बना लिया था, उसका इसे रैशली करने का कोई इंटेंशन नहीं था। अपने करंट लेवल और स्टेटस के साथ, चाहे वो कितनी भी हार्ड कोशिश करे, उसके लिए जॉर्ज 3 के मैटर्स को अफेक्ट करना डिफिकल्ट होगा। अपनी जान फेंकने के अलावा कोई और आउटकम नहीं होगा। इसके अलावा अगर इसका रिजल्ट वॉर के क्रिटिकल पीरियड के दौरान लोएन किंगडम में केओस होता, जिसका रिजल्ट फेसाक आर्मी का इन्वेजन होता, तो इनोसेंट्स की डेथ्स और इंजरीज बैकलुंड के ग्रेट स्मॉग से 10 गुना या 100 गुना भी बदतर होंगी। अब मैं जो भी कर सकता हूं वो है तैयारियां करना। एक तरफ मुझे खुद को इम्प्रूव करना होगा, दूसरी तरफ मुझे और तैयारियां करनी होंगी और पेशेंटली एक अपॉर्चुनिटी का वेट करना होगा। क्लेन ने साइलेंटली खुद से बड़बड़ाया। उसने एक ब्लैक स्टिकी ब्लॉब ढूंढा और इसे 2 में स्प्लिट किया, एक आधे को मिरर पर यूनिफॉर्मली स्मीयर करने से पहले। ये डेमनेस ट्रिसी को कांटेक्ट करने का तरीका था। हालांकि जब सारे ब्लैक ऑब्जेक्ट्स डिसअपियर हो गए, मिरर में अभी भी कोई अबनॉर्मलिटी नहीं थी। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मिस मैसेंजर जैसे एंजल से डरने के बाद ट्रिसी ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि गैरमन स्पैरो के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना। क्लेन ने आह भरी और बैठने के लिए बेड की तरफ चला गया। उसके थॉट्स जल्दी से उस रीजन पर शिफ्ट हो गए कि डेमनिस सेक्ट ने किंग जॉर्ज 3 की हेल्प क्यों की थी। उनमें से एक ये है कि डेमनिसिस को पोशन डाइजेस्ट करने और रिचुअल होल्ड करने के लिए कैटास्ट्रोफी की जरूरत होती है। दूसरा ये है कि जॉर्ज 3 ने उनसे कोई प्रॉमिस किया है। क्या उसने प्रॉमिस किया कि वे ओपनली अपना रिलीजन स्प्रेड कर सकती हैं? नहीं, ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो 7 डाइटीज अलाउ नहीं करेंगी। भले ही ब्लैक एम्परर एक सीक्वेंस शून्य हो और प्राइमोडियल डेमनेस और ट्रू क्रिएटर के साथ, वे 7 डाइटी अलायंस के अगेंस्ट फाइट करने में एबल नहीं होंगे। ऑफ कोर्स, इस वॉर के बाद 7 डाइटीज के बीच अलायंस की एग्जिस्टेंस खुद एक सवाल है। उस केस में 7 डाइटीज जो जानती हैं कि जॉर्ज 3 डेमनेस सेक्ट के साथ काम कर रहा है, उन्हें उसे ब्लैक एम्परर नहीं बनने देना चाहिए। क्या प्रॉमिस किसी और चीज के लिए है? डेमनेस पाथवे के पास ट्रू गॉड है और बाहर बहुत कम वैल्यूएबल आइटम्स बचे हैं। सिमिलर पाथवेज? क्या वो रेड प्रीस्ट पाथवे नहीं है? जॉर्ज 3 नहीं, अमोन का भाई न सिर्फ ब्लड एम्परर एलिस्टा ट्यूडर द्वारा जरूरी सीक्रेट मौसोलियम के बारे में जानता है, बल्कि उसने रेड प्रीस्ट पाथवे की एंजल लेवल बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स या ग्रेड शून्य सील्ड आर्टिफैक्ट्स भी ऑब्टेन किए हैं। इस कंडीशन के साथ कि सीक्वेंस शून्य होने का मतलब कोई सीक्वेंस एक नहीं है, ये प्रोबेबली डेमनेस सेक्ट के अपर एक्लॉन्स के लिए आगे एडवांस करने की ग्रेटेस्ट होप है। हाँ, प्राइमोडियल डेमनेस भी बहुत इंटरेस्टेड होनी चाहिए। ये एक्सप्लेन कर सकता है कि डेमनेस सेक्ट हेल्प क्यों प्रोवाइड कर रहा है। रेड एंजल एविल स्पिरिट सेंटेस ऑफ व्हाइट कैटरीना को सर्च कर रहा है, और ये उतना सिंपल नहीं लगता जितना उसने कहा। नहीं, उसने कॉमन नॉलेज और रिएक्शंस यूज करके मुझे उस तरह सोचने के लिए गाइड करने के अलावा और कुछ नहीं कहा। क्लेन की थॉट की ट्रेन धीरे धीरे क्लियर हो गई। उसने सेंटेस ऑफ व्हाइट कैटरीना को एक ब्रेक थ्रू पॉइंट के रूप में यूज करने का डिसाइड किया, उसे अपना नेक्स्ट टारगेट बनाते हुए। हालांकि उससे पहले उसे ये सुनना था कि क्वीन मिस्टिक ने क्या प्रिडिक्ट किया था। वो उसके मुंह से जानना चाहता था कि वो बैकलैंड में क्या करने की प्लानिंग कर रही थी। केवल सिचुएशन को समझकर ही वो अपॉर्चुनिटी फाइंड और सीज कर सकता था। अगली सुबह द हर्मिट कैटलिया ने क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट के वर्ड्स कन्वे किए। आज दोपहर 12 से 12:30 के बीच स्ट्रेंजो रेस्टोरेंट, गोल्डन थिएटर में। ये एक प्राइवेट रूम का नाम था। जब क्लेन सुबह 11:55 पर पहुंचा, उसने वेटर को डिसीव करने के लिए एक इल्यूजन यूज किया और वो पूरे रास्ते रूम तक चला और पेशेंटली वेट किया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी गोल्डन पॉकेट वॉच निकाली और इसे खोला। इसके साथ उसने अपनी पॉकेट वॉच दूर रख दी और साइलेंटली 10 तक काउंटडाउन किया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और गोल्डन थिएटर के डोर पर नॉक किया। उस मोमेंट पर उसकी मैरियोनेट कोनास रेस्टोरेंट के अक्रॉस एक बेंच पर बैठी थी और लेजरली न्यूज़पेपर्स पढ़ रही थी। एनोनी स्टूडेंट्स के एक ग्रुप के साथ था, एक फ्लायर दे रहा था जो फेसाक की एविलनेस को प्रमोट कर रहा था। ऑफ कोर्स वे तीनों समय समय पर पोजीशन स्विच करते रहते, जिससे किसी के लिए भी एक्यूरेट जजमेंट बनाना इम्पॉसिबल हो जाता। अंदर आ जाओ, बर्नाडेट की आवाज रूम से आई। वेरी इंप्रेसिव।
मैंने अंदर किसी को नोटिस नहीं किया, न ही मैंने किसी को एंटर करते हुए नोटिस किया। खैर, ये इसलिए भी है क्योंकि मैंने अपना स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स विजन एक्टिवेट नहीं किया। क्लेन ने डॉकनोब टर्न करने और डोर पुश करके ओपन करने से पहले खुद से बड़बड़ाया। सबसे पहली चीज जो उसने देखी वो टेबल के हेड पर बैठी चेस्टनट हेयर्ड औरत को नोटिस करने से पहले गोल्ड के बड़े स्वाद्स थे। चैप्टर 1092 रिडिकुलस पीपल। बर्नाडेट ने इंटर स्टाइल का ब्लाउज पहना हुआ था और वहां चुपचाप बैठी थी। उसके चेस्टनट कलर के बाल नेचुरली उसके कंधों पर गिरे हुए थे और उसकी सीधी आईब्रोज परफेक्टली फैली हुई थीं। उसके पास सचमुच अर्थ की एक फीमेल प्रोफेशनल का ऑरा था, एक ऐसी महिला जो लंबे समय तक हाई पोजीशन पर रही हो। एम्परर का एस्थेटिक्स का सेंस अभी भी क्वीन मिस्टिक पर काफी इन्फ्लुएंस रखता है, हालांकि ये उसके आसपास के एनवायरनमेंट से लिमिटेड है और ये पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। क्लेन ने अपनी हैट उतारी और उसे अपनी चेस्ट पर प्रेस किया। उसने कैजुअली कुर्सी खींचने और बैठने से पहले थोड़ा बो किया। अपनी नीली आंखों को जो गहरे नीले समुद्र जैसी लग रही थीं, एक बार घुमाने के साथ बर्नाडेट की जेंटल और काम आवाज गूंजी। तुमने मुझे इस बार इतनी अर्जेंटली कांटेक्ट क्यों किया? क्या तुम क्लेयरवॉयंट नहीं हो? क्या तुम्हें रिविलेशन का कोई हिंट नहीं मिला? क्लेन ने सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में रिप्लाई किया इससे पहले कि उसे लगा कि वो बहुत एरोगेंट हो रहा है। ये रेड एंजल एविल स्पिरिट के साथ बहुत लंबे समय तक इंटरेक्ट करने के आफ्टर इफेक्ट्स होने चाहिए। उनके लेवल के साथ ये नेचुरली उनके आसपास के लोगों को अफेक्ट करेगा। अगर वो विलिंग होते तो ये इफेक्ट डेफिनेटली करप्शन की एक फॉर्म में बदल जाता। क्लेन ने जल्दी से सेल्फ एनालिसिस किया और एक जजमेंट बनाया। उसने पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा, क्या तुमने वो अटेन कर लिया है जो तुम बैकलुंड में अचीव करना चाहती थी? बर्नाडेट ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम कह सकते हो कि मैं फेल हो गई। ओ, क्लेन ने अपने सरप्राइज और पजलमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए एक टोन का इस्तेमाल किया। बर्नाडेट ने उसकी तरफ देखा और बिना किसी जल्दी के कहा, मिस्ट्री प्रायर पाथवे के सीक्वेंस 2 पोर्शन के लिए एक स्ट्रेंज नाम है। इसे सेज कहा जाता है। इस लेवल पर एडवांस करने के लिए किसी को एक डिजास्टर प्रिवेंट करना होता है जिसमें हायर लेवल की पावर इन्वॉल्व हो। सेज? तो वहां से हिडन सेज का सेज आता है। क्लेन मोमेंट्रीली एनलाइटन हुआ। जैसे ही वो पूछने वाला था, उसने क्वीन मिस्टिक को कंटिन्यू करते हुए सुना। मैंने बैकलुंड में ऐसी अपॉर्चुनिटी एंटिसिपेट की थी, इसलिए मैं प्रिपरेशंस करने के लिए कुछ साल पहले ही यहाँ आ गई थी। मैं रिसेंटली लंबे समय से इसका वेट कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये इस साल के सेकेंड हाफ में होगा। पिछले साल मैं साल के अंत में बैकलुंड में नहीं थी, इसलिए मैं ग्रेट स्मॉग को रोकने में एबल नहीं थी। और इस वॉर में मैंने कुछ करने की अपनी पूरी कोशिश की और मैंने कुछ अचीव भी किया। लेकिन मेरे सरप्राइज के लिए फेसाक ने डायरेक्टली बैकलुंड पर एयर रेड के साथ अटैक किया और डिजास्टर अल्टीमेटली इरप्ट हो गया। इसलिए तुमने कहा कि तुम फेल हो गई। क्लेन ने इनडिसर्नेबली सिर हिलाया और आ भरते हुए कहा, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वॉर स्टार्ट करने वाले फेसाकियंस होंगे। जैसे ही वो बोला, उसने मन ही मन आ भरी। क्वीन मिस्टिक के एडवांसमेंट रिचुअल की डिफिकल्टी कंट्रोवर्शियल थी। ये सब किसी के लक पर डिपेंड करता था। किसी को ये जानना होगा कि डेमीगॉड बनने से पहले क्लेन ने पहले ही ट्रू क्रिएटर को डिसेंड होने से रोक दिया था। उसने टिंगेन और बैकलुंड को बचाया था, जो ऐसे काम थे जो डेफिनेटली सेज बनने की रिचुअल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर सकते थे। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इस तरह के बहुत सारे डिजास्टर्स नहीं होते थे और वे ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें आसानी से रोका जा सके। प्रेजेंट सिचुएशन की तरह अमोन के भाई ने 1 से 2000 साल तक प्लान किया था। भले ही किंग जॉर्ज 3 के साथ कुछ गलत हो जाता, वॉर वैसे ही इरप्ट होती जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि डेथ पाथवे की यूनिकनेस का रूट कॉज रिसोल्व नहीं हुआ था। इसने उसे सस्पेक्ट कराया कि मिस्टर एजिक की नॉर्थन कॉन्टिनेंट में लाइफ हमेशा अमोन के भाई के अरेंजमेंट के अंडर रही थी। यदि नहीं, तो वो जिसने अपनी यादें खो दी थी, बिना शेप शिफ्टिंग मास्क के वेरियस मेजर चर्चेस की नजरों से कैसे बच निकलते? अधिक इंपॉर्टेंटली ये अननोन था कि एजिक ने इस लाइफ में अपना असली नाम क्यों इस्तेमाल किया था। और ये कुछ ऐसा नहीं था जिस पर किसी ने सस्पेक्ट किया हो, न ही इसने कोई इन्वेस्टिगेशन इनकर की। क्या ये सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा है? अमोन का भाई। इसके बारे में सोचने पर क्लेन ने एक सर्टेन ट्रॉमा महसूस किया, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का रिजल्ट था। उसका शरीर लगभग कांपने लगा। उसने चुपचाप एक गहरी सांस ली और क्वीन मिस्टिक को देखा और ऐड किया, ये वॉर क्रिएटर के बेटे किंग ऑफ एंजल्स और ट्रू डाइटीज को इन्वॉल्व करती है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम रोक सको। बर्नाडेट की नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ उसके फेशियल एक्सप्रेशन में अभी भी कुछ बदलाव थे जब उसने वो सेंटेंस सुना। उसने धीमी आवाज में कुछ कीवर्ड्स रिपीट किए। क्रिएटर का बेटा, किंग ऑफ एंजल्स, डाइटीज। वो इससे बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं थी, मानो उसने पहले ही एक प्रेडिक्शन कर ली हो।
हालांकि भले ही वो एक क्लेयरवॉयंट थी, वो अमोन के भाई द्वारा कंपोज की गई स्क्रिप्ट में झांकने में एबल नहीं थी। इसे फिर से रिपीट करने के बाद बर्नाडेट खुद से आह भरने से पहले 2 से 3 सेकंड के लिए चुप हो गई। तो यही रीजन है। क्लेन ने अपना पोस्चर एडजस्ट किया और सोचा, एक्चुअली तुम्हारे लिए ये वॉर एक अपॉर्चुनिटी भी है। नेक्स्ट, बहुत सारे डिजास्टर्स होंगे जिनमें एंजल लेवल पर पावर्स की क्लैशिंग शामिल है। मेरा मानना है कि तुम्हें कम से कम एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट के कंट्रोल में होना चाहिए। तुम क्रिटिकल मोमेंट पर कुछ मैटर्स को होने से रोक सकती हो। ऑफ कोर्स, तुम्हें एक अच्छा समय और तरीका चुनना होगा। बर्नाडेट ने जेंटली सिर हिलाया और उसने जो कहा उससे एग्री किया। उसने टैसिटली एक्नॉलेज किया कि वो कम से कम एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट पोसेस करती है। ऑफ कोर्स, पिछले एरा के प्रोटैगनिस्ट की बेटी के रूप में, उस बच्चे के रूप में जिसे एम्परर रोजल सबसे ज्यादा प्यार करते थे। ये अनबिलीवेबल होगा अगर उसके पिता ने उसके लिए 1 या 2 ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स नहीं छोड़े होते। जो अधिक इंपॉर्टेंट था वो ये था कि बर्नाडेट पहले से ही सेज तक एडवांस करने के लिए आवश्यक रिचुअल प्रिपेयर कर रही थी। इसका मतलब था कि उसके हाथों में डेफिनेटली कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस 2 बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक थी। एक सर्टन एक्सटेंट तक ये एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट के इक्विवेलेंट था। टैसिटली एग्री करने के बाद क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट की जेंटल लेकिन इमोशनलेस आवाज थोड़ी बदल गई। हालांकि मुझे अभी भी वॉर पसंद नहीं है, भले ही ये मुझे एक चांस देगी। मैं एक बार उनसे नफरत करती थी और उन्हें समझ नहीं पाती थी, इसलिए मैंने उन्हें कई सालों तक पिता नहीं बुलाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने टाइम्स के ट्रेंड के अगेंस्ट बहुत सी चीजें की और इनोसेंट लोगों को हर्ट किया। मैं अपने हीरोइक फादर को एक क्रेजी टायरेंट में बदलते हुए एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। और अब तुम्हारे पीछे की एंटिटी के आंसर्स और मेरी खुद की इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू मैं उनकी सिचुएशन कुछ हद तक समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि वो डिस्पेयर, पेन और लोनलीनेस से सफर कर रहे थे। मैं उन्हें एक डूबते हुए व्यक्ति के रूप में समझती हूँ जो केवल इंस्टिंक्ट पर स्ट्रगल कर रहा है। जब क्लेन ने वो सुना तो उसने आह भरी और अपने इमोशंस को टर्मोइल में महसूस किया। इस दुनिया में हुआंग ताओ रोजल गुस्ताव को सबसे ज्यादा समझने वाले शायद यहाँ बैठे 2 लोग ही थे। ऑफ कोर्स, इस फीलिंग ने उसे ये सेंस करने से नहीं रोका कि क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट की कंडीशन आज थोड़ी अलग थी। पिछली कुछ बार जब वे मिले थे तो इस किंग की बेटी ने कभी इतना कुछ नहीं कहा था, न ही उसने अपना दिल इतनी डायरेक्टली खोला था। ज्यादा से ज्यादा वो म्यूजिक की ट्यून प्ले करती थी, सबली अपनी सैडनेस एक्सप्रेस करते हुए। कुछ सोचने के बाद क्लेन ने नोटिस न करने का प्रिटेंड किया और उसने पूछा, उन्होंने कब बदलना शुरू किया? क्या तुम्हें लगता है कि कोई प्रायर वार्निंग थी या कुछ ऐसा जिस पर ध्यान देने की जरूरत थी? क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट की गहरी नीली आंखें थोड़ी हिली, मानो वो अपनी मेमोरीज के खजाने में डूब गई हो। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, ज्यादा समय नहीं हुआ, उन्होंने प्राउडली मुझसे कहा, क्या तुम हमेशा ये नहीं जानना चाहती थी कि हमारे मून और दूसरे प्लैनेट्स के आसपास क्या है? फ्यूचर में हमारी जर्नी सी ऑफ स्टार्स की तरफ हो सकती है। सी ऑफ स्टार्स? मून और दूसरे प्लैनेट्स पर क्या है? जैसे ही क्लेन ने क्वीन मिस्टिक के शब्दों पर पॉन्डर किया, उसने अचानक एक की फ्रेज और कुछ रिकॉल किया। कीवर्ड था कॉस्मोस। वो मामला था। मिस्टर डोर ने एक बार एम्परर रोजल से कहा था कि एक बार जब उनके पास एबिलिटी हो तो वो मून को देख सकते हैं। वो उनके कई डाउट्स रिजोल्व करेगा। एम्परर फाइनली गए? वो हिस्टेरिकल डायरी पेज इस एक्सप्लोरेशन अटेम्प्ट के बाद लिखा गया था। उन्होंने अनजाने में अपनी पर्सनालिटी बदल ली थी, एक्सट्रीम बन गए थे। क्लेन ने कोरेस्पॉन्डिंग कंटेंट रिकॉल किया। क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट की गेज के अंडर उसने डेलिब्रेट किया और कहा, तुम्हारे लेवल पर तुम्हें कमोबेश पता होना चाहिए कि कॉस्मोस से करप्शन आ रही है। बर्नाडेट ने सिर हिलाया और मामले को परस्यू नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि वो जानती थी कि गैरमन स्पैरो भी श्योर नहीं था। वो जानती थी कि केवल एक एंजल लेवल डेमिगॉड ही करप्शन को डिटेक्ट और रेसिस्ट कर सकता था। 10 सेकंड से ज्यादा की खामोशी के बाद टॉपिक क्लेन के यहाँ होने के कारण की ओर डायरेक्ट किया गया। इस वॉर के कारणों में से एक ये है क्योंकि लोएन किंग जॉर्ज 3 ने ब्लड एम्परर द्वारा छोड़े गए 9 सीक्रेट मौसोलियम्स डिस्कवर किए हैं, ब्लैक एम्परर पाथवे पर स्विच करने और एक सीक्वेंस शून्य बनने के इंटेंशन के साथ। जैसे कि उसने ग्रेन एक्ट अबोलिश किया। क्लेन ने परवाह नहीं की कि क्या क्वीन मिस्टिक इन मामलों के बारे में कुछ जानती थी। उसने अपनी पेस फॉलो की और रफली उसे सब कुछ बताया, बिना किसी की मैटर्स को मिस किए। फाइनली उसने कहा, ब्लैक एम्परर के पास रिवाइव करने की एबिलिटी होती है, लेकिन एक बार जब एक नया ब्लैक एम्परर अपीयर होता है तो ओरिजिनल एंटिटी पूरी तरह से पेरिश हो जाएगी। यहाँ ओरिजिनल एंटिटी एम्परर रोजल को रेफर करती थी, जो असासिनेट होने से पहले सक्सीड हो सकते थे। कभी कभी क्लेन ने यह भी सस्पेक्ट किया कि रोजेल ने इंटेंशनली दूसरों को एक चांस दिया था जिसका रिजल्ट उनका स्पॉट पर पेरिश होना था। इस तरह
जब वो एस्ट्रल वर्ल्ड से रिवाइव होंगे और अपनी यूनिकनेस रिगेन करेंगे और 3 सीक्वेंस एक कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो अब नॉलेज एम्परर, आर्केन स्कॉलर और दूसरे पाथवे की कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। वो खुद को प्योर बना सकते थे, इस प्रकार मैडनेस से फ्री। ये डेथ के थ्रू जीने का एक तरीका था, लेकिन प्रीरेक्विजिट ये था कि रोजल का रिचुअल सक्सीड हुआ हो। वो रिचुअल के दौरान या बाद में मरे थे, रिचुअल से पहले नहीं। क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट ने धीरे से कहने से पहले ये सब सुना। तुम जॉर्ज 3 को रोकना चाहते हो? हाँ, क्लेन ने फ्रैंकली सिर हिलाया। क्यों? बर्नाडेट ने एक अनपर्टर्ब टोन में प्रेस किया। क्लेन के मुंह के कोने ऊपर कर्ल हुए, जैसे वो मुस्कुराया। कुछ रिडिकुलस रीजंस जो मेंशन करने लायक नहीं है। बर्नाडेट की गेज उसके चेहरे पर एक पल के लिए रुकी, इससे पहले कि उसने कहा, काफी है। मैं भी ऐसी चीजें कर रही हूं जिनके चांसेस स्लिम हैं, एक ऐसा जो होने के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम जॉर्ज 3 को रोकने पर कोऑपरेट कर सकते हैं। हम सब रिडिकुलस लोग हैं। क्लेन ने आह भरी और कहा, मैं तुम्हें अपने मैसेंजर को समन करने का मेथड दूंगा। ऑल राइट। बर्नाडेट ने अपना राइट हैंड बाहर निकाला और हल्के से टेबल टैप की। फाउंटेन पेन जो ओरिजिनली उसके सामने डायगोनली रखा गया था, अचानक ऊपर कूद गया, जैसे कि उसे एक इनविजिबल एल्फ ने पकड़ लिया हो, पेपर पर फ्लुएंटली लिखने से पहले। ये मेरे मैसेंजर को समन करने के लिए जरूरी मेथड है, बर्नाडेट ने कामली कहा। चैप्टर 1093, द एंजल्स ऑफ द फूल। क्वीन मिस्टिक की पावर्स बहुत फैंटास्टिकल हैं, नहीं, फेरी टेल जैसी। क्लेन ने उस फाउंटेन पेन को देखा जो अपने आप लिख रहा था। उसने अपनी पॉकेट से पेन और पेपर निकाला और अपने मैसेंजर को समन करने का इनकॉन्टेशन लिखा। उसने ये भी इंडिकेट किया कि हर लेटर डिलीवरी के लिए एक गोल्ड कॉइन की पेमेंट की जरूरत होगी। इसके तुरंत बाद उसने वो पेपर का टुकड़ा बर्नाडेट को दिया और दूसरी पार्टी का पेपर का टुकड़ा ले लिया। उसने जल्दी से इसे स्कैन किया। एक इनविजिबल क्रिएचर जो अपर रेल्म्स में रोम करता है, एक अजीब स्पिरिचुअल बॉडी जो ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली है, एक मैसेंजर जो पूरी तरह बर्नाडेट गुस्ताव को बिलोंग करता है। इसमें और स्टैंडर्ड इनकॉन्टेशन में एक सर्टेन डिफरेंस है। क्वीन मिस्टिक ने डेलिब्रेटली इसे चेंज किया होगा ताकि दूसरे लोग समनिंग इनकॉन्टेशन ट्राई न कर सकें और मैसेंजर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच के कनेक्शन को लॉक करने के लिए यूज न कर सकें। मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मैसेंजर एक एंजल है। सिर्फ वो दूसरों को थ्रेटन कर सकती हैं और कोई उन्हें थ्रेटन नहीं कर सकता। अगर वो जरातुल से मिल भी लें तो उनमें खुद को प्रोटेक्ट करने और एस्केप करने की एबिलिटी होनी चाहिए। क्लेन ने मन ही मन बड़बड़ाया और पेपर के टुकड़े को हिलाया, जिससे स्कारलेट रेड फ्लेम जल उठी। जैसे ही उसने पेपर के टुकड़े को फ्लेम्स के बीच डार्क एशेज में बदलते देखा, क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट ने बिना किसी इमोशन के कहा, जॉर्ज 3 के मैटर को रोकने के रिगार्डिंग तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? पहले से ही कुछ कंसिडरेशंस करने के बाद क्लेन डेलिब्रेटली धीरे बोला, सबसे पहले रैश मत बनो। ऐसे रिस्क मत लो जिन्हें हम बर्दाश्त न कर सकें। इनोसेंट लोगों को हर्ट मत करो। अगर ये फैक्ट ना होता कि क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट ने पहले मेंशन किया था कि वो वॉर से नफरत करती हैं और इनोसेंट लोगों को हार्म करने से नफरत करती हैं, तो क्लेन अपनी वीकनेसेस एक्सपोज करने से बचने के लिए इतना डायरेक्टली नहीं बोलता। वो अपना गोल अचीव करने के लिए कोई माइल्डर और ज्यादा राउंड अबाउट मेथड यूज करता। ये सुनकर बर्नाडेट ने एक्नॉलेजमेंट में स्लाइटली नोट किया। तो फिर सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज हैं। एक है क्रिटिकल मोमेंट पर रिचुअल डिस्ट्रॉय करना और जॉर्ज 3 की एडवांसमेंट फेल कराना। दूसरा है एडवांस में असैसिनेशन का अटेम्प्ट करना ताकि वो रिचुअल होल्ड न कर सके। क्लेन ने अपना तीसरा आइडिया नहीं दिया क्योंकि उसने पहले 2 पॉसिबिलिटीज की वाइबिलिटी एनालाइज की। असैसिनेशन के सक्सेस के चांस एक्सट्रीमली स्लिम है। जॉर्ज 3, या मुझे कहना चाहिए वो जो ब्लैक एम्परर बनेगा उसे सीक्वेंस 1 होना चाहिए, तो ये कोई ऐसा नहीं है जिससे हम डील कर सकें। भले ही उसने अभी तक सीक्वेंस 1 पर एडवांस नहीं किया है, उसने डेफिनेटली टाइम से आगे एक्ट किया होगा। एक बार जब वो रिचुअल की तैयारियां पूरी कर लेता है और पोशन कंज्यूम कर लेता है, तो वो इसे जल्दी डाइजेस्ट करने और फ्यूचर के लिए फाउंडेशन बनाने में एबल होगा। बेशक भले ही इस सिचुएशन के होने का चांस बहुत स्लिम है, उस पर्सन को कम से कम सीक्वेंस 2 लेवल पर होना चाहिए। इसके अलावा ऑगस्टस फैमिली के पास डेफिनेटली ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स की कमी नहीं है। उसे मिली प्रोटेक्शन के साथ मिलकर हमारे लिए सक्सीड होना इम्पॉसिबल है। यहाँ उसने जॉर्ज 3 को एड्रेस करने का तरीका उसे से उन्हें में चेंज कर दिया। शांति से सब कुछ सुनने के बाद बर्नाडेट एक असेसमेंट करती हुई लग रही थी। जब तक हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, एक सीक्वेंस 2 को भी असासिनेट किया जा सकता है, लेकिन हम में से कम एक मर जाएगा या शायद हम दोनों। उसका मतलब था कि जो ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट वो वील्ड करती है, वो सफिशिएंटली पावरफुल, मैजिकल और टेरिफाइंग था। हालांकि अगर वो इसे पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहती तो पे की गई प्राइस बहुत हाई होगी। उस केस में सच में एक चांस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अभी झूठ बोला था।
अगर मुझे सच में अपना सब कुछ देना पड़ा तो मैं अभी भी विलोसेप्टिन, पैलेट ज़ोरोस्ट और मिस मैसेंजर को अपनी हेल्प के लिए ढूंढ सकता हूँ। मैं उन्हें थोड़े समय के लिए उनकी नॉर्मल स्टेट्स रिकवर करने के लिए यस्टरडे वंस मोर चार्म यूज करने दे सकता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मुझे नहीं पता कि कितनी प्राइस पे करने की जरूरत है या सिचुएशन पर इसके क्या इफेक्ट्स होंगे। मुझे ये भी कंसिडर करने की जरूरत है कि क्या ये ओरोबोरोस और अमोन जैसे किंग्स ऑफ एंजल्स को इन्वॉल्व करने पर एंड होगा। ये बहुत अच्छा होता अगर मिस्टर एजिक जाग जाते। 4 एंजल्स और क्वीन मिस्टिक के ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट के साथ जब तक हम एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, हम एक सीक्वेंस 1 पर भी अपनी साइट्स प्लेस कर सकते हैं। बेशक फेलियर के चांसेस एक्सट्रीमली हाई हैं, क्योंकि इसे लंबे समय तक सस्टेन करने का कोई तरीका नहीं है। ये सुनकर क्लेन का दिल हिल गया था, लेकिन उसने इसे आगे डिस्कस नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वो कोऑपरेशन एफर्ट के दौरान ऑनेस्ट होने के लिए विलिंग नहीं था, नहीं ऐसा था कि वो क्वीन मिस्टिक पर ट्रस्ट नहीं करता था। इसके बजाय विलोसेप्टिन और पैलेट ज़ोरोस्ट परस्यू किए जा रहे थे, तो एक बार जब उनके वेयरअबाउट्स एक्सपोज हो जाते तो बहुत लाइकली है कि ये उनकी डेथ की तरफ लीड करेगा। ये कुछ ऐसा था जो क्लेन बिल्कुल नहीं होते देखना चाहता था। उसने वेगली कहा, अगर असासिनेशन अटैम्प्ट ही एकमात्र सोल्यूशन बचा है तो मैं हेल्प के लिए कम से कम 2 एंजल्स को इनवाइट कर सकता हूँ। ये डेथ कॉन्सुल एजिक एगर्स और स्नेक ऑफ फेट विलोसेप्टिन को रेफर कर रहा था, जिनके बारे में बर्नाडेट पहले से जानती थी। वो मिथिकल क्रिएचर के ब्लड की ड्रॉप के थ्रू बाद वाले को गैस कर सकती थी। बर्नाडेट एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड थी। क्या ये उस एंटिटी की विल है? द फूल की कंसेंट के बिना उनका ब्लेस्ड किसी एंजल की हेल्प कैसे मांग सकता था? उन्होंने टैसिटली इसके लिए एग्री कर दिया है, क्लेन ने एब्सोल्यूट ट्रूथ बोला। क्वीन मिस्टिक की नीली आंखें डार्कर हो गईं। उसने एक और शब्द नहीं कहा और सिर्फ धीरे से सिर हिलाया। जहां तक क्लेन की बात है, वो टॉपिक को वापस ट्रैक पर लाया। रिचुअल का डिस्ट्रक्शन रिलेटिवली सिंपल हो सकता है, लेकिन इसे मोस्ट क्रिटिकल मोमेंट पर किया जाना चाहिए, वरना ये सिर्फ जॉर्ज 3 की एपोथियोसिस को डिले करेगा। उसे पहले से ही डाइटीज की टैसिट कंसेंट रिसीव हो चुकी है, तो उसे उस बारे में कंसर्न नहीं है। भले ही मौसोलियम डिस्ट्रॉय हो जाए, उसे इसे रिबिल्ड करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और क्रिटिकल मोमेंट पर इसके डिस्ट्रॉय होने से वो एडवांसमेंट में फेल हो जाएगा और कंट्रोल लूज करके एक मॉन्स्टर बन जाएगा। कोई भी डाइटी ऐसे क्रिएचर को दुनिया में फ्रीली रोम करने की अनुमति नहीं देगा। एक डाइटी का डिसेंट इसे मारने के लिए डेफिनेटली होगा। प्रॉब्लम यह है कि किंग ऑफ एंजल्स के रिमाइंडर और हेल्प के साथ जॉर्ज 3 इसे हल्के में नहीं लेगा। वो डेफिनेटली मोस्ट सिक्योर प्रोटेक्टिव मेजर्स अरेंज करेगा। डिफिकल्टी शायद उसे डायरेक्टली मारने से ही कम हो सकती है। इसके लिए हमें जितनी जल्दी हो सके इंटेलिजेंस गैदर करने और यूज करने के लिए एक इंसाइसिव एंगल ढूंढने की जरूरत है। और चाहे वो थॉट की पहली लाइन हो या थॉट की दूसरी लाइन, बेस्ट यही है कि तुम एडवांस में सीक्वेंस 2 पर एडवांस कर लो और एक सेज बन जाओ। बर्नाडेट ने स्लाइटली नोट किया, ये दिखाने के लिए कि वो समझ गई। उसने फिर कहा, थॉट की तीसरी लाइन के बारे में क्या? क्लेन कहने से पहले कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट रहा। अगर तब रिचुअल सक्सेसफुल था और एम्परर पहले ही सीक्वेंस 0 पर एडवांस कर चुके थे, तो उनके पास अभी भी रिवाइव करने का चांस होगा। जब तक हम जॉर्ज 3 की एपोथियोसिस से पहले एम्परर द्वारा पीछे छोड़े गए अरेंजमेंट्स ढूंढ सकते हैं और उन्हें रिटर्न करने की अनुमति दे सकते हैं, जॉर्ज 3 का प्लॉट फेल हो जाएगा। उसने रोजल को रेफर करने के लिए उन्हें शब्द यूज नहीं किया जैसा बर्नाडेट ने किया था, अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज करने से बचने के लिए। क्वीन मिस्टिक की आंखें डार्क और रिजर्व्ड होने से पहले क्लियरली फ्लिकर हुईं। उसने अपना मुंह थोड़ा खोला और कहा, मैं सिलेक्टेड डायरी एंट्रीज कैटलिया को सौंप दूंगी। क्लेन ने मैटर को डीपली डिस्कस नहीं किया। इसके बजाय वो मुस्कुराया और कहा, एक्चुअली थॉट की अभी भी एक चौथी लाइन है। बर्नाडेट की आईब्रोज ट्विच हुई जैसे ही उसने अपने डाउट्स एक्सप्रेस किए। वो है कुछ न करना। जॉर्ज 3 को रिचुअल होल्ड करने दो और गॉड बनने का अटैम्प्ट करने दो, जबकि हम उसके फेल होने का वेट करते हैं। क्लेन ने एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग लाफ दी। सीक्वेंस जितना हायर होगा, फेलियर का चांस उतना ही ग्रेटर होगा। ये एक्चुअली सच था। भले ही अमोन के भाई द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट थी, जिसमें सक्सेस का रास्ता पूरी तरह से पेव्ड था, और भले ही जॉर्ज 3 ने पिछले पोर्शंस परफेक्टली डाइजेस्ट कर लिए हों, उसके सक्सेसफुली गॉड बनने के लिए एडवांस करने के ऑड्स 50% से एक्सीड नहीं करते थे। बेशक क्लेन ने जो कहा वो बस एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग रिमार्क था। क्वीन मिस्टिक ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया। कहने से पहले उसने क्लेन को कुछ सेकंड्स के लिए सीरियसली देखा। जो फीलिंग तुम मुझे अब दे रहे हो, वो पिछली कुछ मीटिंग से अलग है। मैं अपने साइकियाट्रिस्ट से एडवाइस ले रहा हूँ। क्लेन मुस्कुराया, खुद को एक बहुत सीरियस मेंटल पेशेंट डिस्क्राइब करते हुए। बिना किसी और शब्द के बर्नाडेट ने अपनी गेज रिट्रैक्ट की और टेबल पर रखे फाउंटेन पेन को देखा। तो फिर चलो कोरिस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं।
इस पॉइंट पर वो फिर से बोलने से पहले एक मोमेंट के लिए रुकी। उसकी गेज अनचेंज्ड रही। एक्चुअली मैं वंडर कर रही हूं कि क्या वो शायद पहले ही रिसरेक्ट हो चुके हैं। बस ये है कि वो अभी भी अपने पास्ट सेल्फ को ढूंढ रहे हैं। मैं श्योर नहीं हूं कि ब्लैक एम्परर के रिसरेक्शन में क्या डिटेल्स एंटेल्ड हैं। मैं वंडर करती हूं कि क्या उन्होंने सच में एंड में ब्लैक एम्परर बनना चूज किया। बर्नाडेट की आवाज धीरे धीरे एथीरियल हो गई और एक इनडिस्क्राइबल फीलिंग कैरी करने लगी। जैसे ही क्लेन ने सुना, वो अचानक समझ गया कि क्वीन मिस्टिक क्या सोच रही थीं या एक्सपेक्ट कर रही थीं। वो सस्पेक्ट करती थी कि द फूल रिसरेक्टेड रोजल थे, सस्पेक्ट करती थी कि एम्परर ने पास्ट में हर किसी को बेवकूफ बनाया था। इनफैक्ट उन्होंने कभी ब्लैक एम्परर पाथवे पर स्विच करने का नहीं सोचा था। इसके बजाय उन्होंने दूसरा पाथ चुना था। इस तरह उसे अपने पास डायरी पेजेस और कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी को सीख करके खुद को ढूंढने की जरूरत थी। अनफॉर्चुनेटली मैं बस बगल वाला अंकल झाओ हूं। क्लेन ओरिजिनली कुछ चीकी कहना चाहता था, लेकिन उसके इमोशंस धीरे धीरे स्टेड हो गए, जिससे उसके लिए खुद को रिलैक्स करने के लिए फोर्स करना मुश्किल हो गया। बिना कुछ कहे वो खड़ा हुआ, बो किया, अपनी हैट पहनी और रूम छोड़ दिया। गोल्डन थिएटर रूम का दरवाजा बंद करने और 2 कदम आगे बढ़ाने के बाद उसने अचानक एक ट्रैंक्विल और मेलोडियस ट्यून सुनी। ये मेलोडी एथीरियल थी और मेलोकली का एक फेंट सेंस कैरी करती थी। कुछ सेकंड्स के लिए रुकने के बाद क्लेन हॉल की तरफ मुड़ा और फ्लेमिंग जंप के साथ चला गया। सिटी ऑफ सिल्वर सिटी गेट पर एक टीम गैदर हुई और सेट ऑफ होने वाली थी। ये वो टीम थी जो जायंट किंग्स कोर्ट के एक्सप्लोरेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए आफ्टरनून टाउन की तरफ हेड कर रही थी। डेरिक बर्ग बीच में खड़ा था और दूसरा सबसे छोटा पर्सन था। उसके हाथ में शार्प स्पाइक्स वाला एक ब्रॉन्ज क्रॉस था। उसके साइड्स में जोशुआ और हेम थे। वे किसी भी समय अनशैडोड क्रूसिफिक्स रिसीव करने के लिए प्रिपेयर्ड थे, ताकि डेरिक की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को पर्ज होने से रोका जा सके। इस सील्ड आर्टिफैक्ट को नेगेटिव इफेक्ट्स को रेसिस्ट करने के लिए 3 लोगों को टर्न लेने की जरूरत थी। जैसे ही उसने क्रिएटर के रेलिक को नीचे देखा, उसने अचानक किसी को उसे देखते हुए फील किया। उसने सबकॉन्शियसली ऊपर देखा और देखा कि ये 6 मेंबर काउंसिल की मेंबर शेफर्ड एल्डर लोविया थी। वो औरत जो ग्रुप में सबसे छोटी थी, उसके लंबे सिल्वर और स्लाइटली कर्ल्ड बाल थे। वो अपनी पेल ग्रे आंखों के साथ एंशिएंट मोटल्ड अनशैडोड क्रूसिफिक्स को देख रही थी। उसकी गेज ब्लेजिंग हॉट लग रही थी। डेरिक की गेज सेंस करने पर इस शेफर्ड एल्डर के लिप्स ट्विच हुए, एक इनडिस्क्राइबल स्माइल रिवील करते हुए। ये लॉर्ड का आइटम है। किसी रीजन से डेरिक कांप उठा। तभी उसने चीफ कॉलिन इलियार्ड को कहते हुए सुना, चलो सेट ऑफ होते हैं। चैप्टर 1094 ब्रेक थ्रू पॉइंट। बैकलैंड ब्रिज एरिया में एक छोटी सी एली में शियो एक बार फिर उस MI9 स्टाफ से मिली जो उससे कांटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ये तुम्हारे मेरिट पॉइंट्स एक्सचेंज करने का रिवॉर्ड है। टोटल 2500 पाउंड्स। हे, मैंने तुम्हें और 500 पाउंड्स दिलाने में मदद की। गोल्डन मास्क वाले आदमी ने शियो की तरफ एक भरा हुआ एनवेलप फेंका। शियो ने उसे सटीक रूप से पकड़ा और गिना नहीं। उसने सहज रूप से इसे नीचे दबाया और सिंसियरली कहा, थैंक यू। गोल्डन मास्क वाले आदमी ने अपना हाथ लहराया और कहा, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे लिए भी अच्छी बात है। अगर तुम पुरानी बातों को बिना छोड़े रटती रहती तो मुझे बहुत चिंता होती कि मैं एक दिन मिलिट्री कोर्ट जाऊंगा। क्या तुम अभी भी बैकलोन में रहने वाली हो? हाँ, मुझे एक बड़े शहर में रहने की आदत हो गई है। जब वॉर रुक जाएगी मैं अपनी फैमिली को यहाँ ले आऊंगी, शियो ने कहा। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। वॉर के रुकने का इंतजार। गोल्डन मास्क वाले आदमी ने शियो के शब्दों को थोड़े अजीब टोन में रिपीट किया। वो मुस्कुराया और बोला, मे द लॉर्ड ब्लेस अस कि हम वॉर के अंत तक जीवित रहें। यहाँ लॉर्ड का मतलब लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स था। मैं गॉडेस में बिलीव करती हूँ, शियो ने सीरियसली जवाब दिया। तुम समझ रही हो मेरा क्या मतलब है? गोल्डन मास्क वाले आदमी ने अपना हाथ लहराया और कहा, क्या तुम अभी भी MI9 से मिशंस लेने का प्लान कर रही हो? मैं पैसे कमाने का मौका रिजेक्ट नहीं करूंगी। शियो ने अपने थोड़े मोटे बालों को खुजलाया और आधा सच कहा। हाँ, गोल्डन मास्क वाले आदमी ने सिर हिलाया और कहा, वॉर के दौरान नोट करने वाली मुख्य बात दुनिया भर के जासूसों से निपटना है। अगर तुम्हारे लिए कोई सूटेबल मिशन होगा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ऑल राइट, शियो ने बिना और रुके जवाब दिया। वो सावधानी से और केयरफुली उस अंधेरी एली से पीछे हट गई। उसके फिगर को गायब होते देखने के बाद गोल्डन मास्क वाले आदमी ने कोने में परछाई को देखा और कहा, वो शायद किसी पर्टिकुलर फैक्शन द्वारा यूज की गई थी। जब उसने मामले की इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी तो उसे अबैंडन कर दिया गया। कोने में परछाइयों में एक गहरी आवाज गूंजी। सरफेस पर ऐसा ही लगता है, लेकिन सच का पीछा करने या उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
भले ही वो सच का पता लगा ले और उसे फैला दे, ये हिज मैजेस्टी के मैटर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। हे चर्च ऑफ एवरनाइट ने पहले ही टैसिटली एग्री कर दिया है। यही बेस्ट है। गोल्डन मास्क वाले आदमी ने चुपचाप सांस छोड़ी। ईस्ट बरो के किनारे पर अपने रेजिडेंस पर लौटने के बाद शियो ने फोर्स से कहा, जो बिस्तर के पास बैठी न्यूज़पेपर्स पढ़ रही थी, मुझे 2500 पाउंड्स मिले। फोर्स ने न्यूज़पेपर नीचे रखा। कैलकुलेशंस करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसकी आंखें थोड़ी हिली। काफी है। शियो के पास 600 पाउंड से ज्यादा की सेविंग्स थी और 2500 पाउंड्स के साथ उसके नेसेसरी एक्सपेंसेस के अलावा उसके पास फ्रीली खर्च करने के लिए 3100 पाउंड्स थे। और उसका जज पोशन फॉर्मूला का परचेज 2000 पाउंड्स था और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक 3500 पाउंड्स थी। दूसरे शब्दों में वो अभी भी 2400 पाउंड्स कम थी, कुछ ऐसा जो फोर्स उसे उधार दे सकती थी। पैसों की ये रकम उधार लेने के बाद फोर्स की सेविंग्स कम होकर 780 पाउंड्स रह जाएंगी। हालांकि इससे उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। उसके पास सब्सिक्वेंट पोशन फॉर्मूला और मेन इंग्रेडिएंट्स थे, इसलिए उसे भविष्य में लंबे समय तक कोई एक्सपेंडिचर्स नहीं थे। कभी कभी वो लेमानोस ट्रैवल्स किराए पर देकर थोड़ा कमा भी सकती थी। हाँ, शियो ने सिर हिलाया। मैं ट्रांजैक्शन जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करूंगी और जितनी जल्दी हो सके सीक्वेंस 6 पर एडवांस करने की कोशिश करूंगी। ये देखकर कि उसकी दोस्त का मामला सेटल हो गया था, फोर्स अपने बारे में चिंता करने लगी। मुझे नहीं पता कि मेरा स्क्राइब पोर्शन कब पूरी तरह से डाइजेस्ट होगा। अब जब वॉर शुरू हो गई है, ट्रैवल करने की एबिलिटी के साथ ये काफी सेफ होगा। एक स्क्राइब का क्रक्स डेफिनेटली रिकॉर्डिंग है। जब मैं जज बन जाऊंगी, तुम्हारे पास बार बार रिकॉर्ड करने के लिए नई बियॉन्डर पावर्स होंगी। ये पोर्शन के डाइजेशन को स्पीड अप करने में एबल होना चाहिए। शियो ने एक कुर्सी खींची और बैठ गई। फोर्स ने आह भरी। मुझे शक है कि बियॉन्डर पावर्स की रिकॉर्डिंग के अलावा मुझे अलग अलग जगहों के नज़ारे और कस्टम्स भी रिकॉर्ड करने होंगे। तभी इसे सब्सिक्वेंट ट्रैवलर सीक्वेंस के साथ मैच किया जा सकता है। लेकिन अब वॉर शुरू होने के साथ अगर मैं और अंदर इनलैंड जाऊं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कहीं और जाऊं तो ये डिफिकल्ट और डेंजरस होगा। ब्रेड की कीमत बढ़ रही है। ब्रेड के 1 पाउंड की कीमत 1 फार्दिंग बढ़ गई है। ये ग्रेन एक्ट अबॉलिश होने से पहले से भी ज्यादा महंगा है। इंडीड, शियो ने सीरियसली सोचा और फोर्स के कंक्लूजन से एग्री किया। दोनों चुप हो गईं। लगभग 10 सेकंड के बाद शियो को अचानक एक आइडिया आया। एक्चुअली एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। क्या? फोर्स थोड़ी सीधी होकर बैठी और पूछा। तुम उस इंसान को तुम्हें ट्रैवलिंग पर ले जाने के लिए हायर करने के लिए पैसे खर्च कर सकती हो। शियो स्पेसिफिक कोड नेम्स और एक्चुअल नेम्स मेंशन न करने के लिए बहुत केयरफुल थी। तुम्हें हर बार 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते के लिए भी किसी अनफैमिलियर जगह फेंका जा सकता है। फिर तुम्हें हर तरह के कस्टम्स और ट्रेडिशन रिकॉर्ड करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा तुम रिकॉर्ड बियॉन्ड द पावर्स के लिए उससे उनसे कुछ मिस्टिकल आइटम्स रेंट कर सकती हो। ये तुम्हारी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकता है और तुम्हारे डाइजेशन में हेल्प कर सकता है। सही है। जब फोर्स ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। तभी उसे एहसास हुआ कि टैरो गैदरिंग का उसका यूसेज बहुत सुपरफिशियल था। प्लेजेंट सरप्राइज के बाद फोर्स धीरे धीरे फ्राउन करने लगी। इस मेथड का मतलब था कि उसे फ्रीक्वेंटली द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो के साथ डील करना पड़ेगा और उस क्रेजी एडवेंचर का ख्याल उसे थरथराने के लिए छोड़ गया। इंडीड, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए प्राइज ना हो। पोर्शन डाइजेस्ट करने के लिए मैं सिर्फ रिस्क ले सकती हूँ। फाइनली फोर्स ने अगले हफ्ते टैरो गैदरिंग में रिक्वेस्ट करने का मन बना लिया। उस अपार्टमेंट में जो शियो और फोर्स के रहने की जगह से कई गलियां दूर था। स्ट्रेंजो रेस्टोरेंट से लौटने के बाद क्लेन एक टेबल के सामने बैठा था। उसने आज के न्यूज़पेपर को जल्दी से फ्लिप किया और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसे मिली थी उसे समराइज किया। फेसाक एम्पायर की सोनिया सी फ्लीट प्रिज हार्बर से रिट्रीट कर गई है। उनके वेयर अबाउट्स अननोन हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एडमिरल एमेरियस ने इंडिकेट किया है कि वो कोस्टल डिफेंसेस को स्ट्रेंथन करेंगे और 3 आयरनक्लैड वॉरशिप फ्लीट को जल्दबाजी में लौटने नहीं देंगे और एम्बुश से बचने के लिए डिटोर्स लेंगे। फेसाक की 2 हेडेड जाइंट आर्मी ने विंटर काउंटी की अमांथा माउंटेन रेंज में इन्वेड किया और इंटेंस रेजिस्टेंस सफर की। वे कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के थ्रू पास करने में फेल रहे। फेसाक की सब्जुगेशन फ्लीट ने कॉन्स्टेंट और मिड्सीशायर के ईस्टर्न कोस्ट के साथ अन्य लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल सिटीज पर अटैक किया। किंगडम की मिड्सीशायर फ्लीट के साथ एक लार्ज स्केल सी बैटल हुई। दोनों साइड्स ने लॉसेस सफर किए। ईस्ट बालम में फेसाक और लोएन कॉलोनियल आर्मीज मल्टीपल लोकेशंस में लड़ रहे हैं। बाकी देशों ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। कोरिस्पॉन्डिंग कैपिटल्स में एम्बेसडर्स एक दूसरे को कांटेक्ट करने के लिए भाग रहे हैं इमरजेंसी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के लिए। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वेव्स में हर तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और नॉर्दर्न और साउदर्न कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग शहरों में एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइन हो रही हैं।
हम अभी भी वॉर के अर्ली स्टेजेस में हैं। क्लेन बिलीव नहीं करता था कि डिप्लोमेट्स वॉर को एवर्ट करने के लिए एबल थे। उसने न्यूज़पेपर नीचे रखा और सोचा कि वो जॉर्ज III के ब्लैक एम्परर रिचुअल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकता है। नॉर्मल लॉजिक के अनुसार ब्लड एम्परर एलिस्टा के पागल होने से पहले उन्होंने चीजें एक रीजनेबल मैनर में की थी, यानी कि वो सभी 9 मौजोलियम्स एक ही हिडन एरिया में नहीं बना सकते थे। ये दूसरों के लिए आसान होता कि उन्हें एक ही बार में वाइप आउट कर दें, जिससे उनका रिसरेक्शन फेल हो जाए। इसलिए बैकलैंड के सराउंडिंग एरियाज में किंगडम के दूसरे हिस्सों में 8 और मौसोलियम्स होने चाहिए जो सिमिलर हों। वे अभी तक एक्सपोज नहीं हुए हैं, तो हो सकता है वे रूइंस नंबर 1 की तरह हैविली गार्डेड ना हों। ये हमें एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। शायद रेड एंजल एविल स्पिरिट कुछ जानता हो, लेकिन मैं उसे अभी कांटेक्ट नहीं कर सकता। इस सवाल को इग्नोर करते हुए कि क्या उसका ऑनरिफिक नेम चैंट करना डेंजरस होगा, बस ये एक्ट अकेले ही मेरा इंटेंशन एक्सपोज कर देगा जॉर्ज III को ब्लैक एम्परर बनने से रोकने का। एक टेरिफाइंग कॉन्स्पिरर के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं। क्वीन मिस्टिक के पास कुछ चैनल्स और क्लूज हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन पर रिलाई नहीं कर सकता। एट द मोमेंट चर्च को नहीं पता कि ब्लड एम्परर के कितने सीक्रेट रूइंस हैं या वे कहाँ हैं। किंग के बगल में एक की फिगर पर अटैक करना, जैसे कि रॉयल फैमिली का एक डेमिगॉड जो इस मैटर में डीपली इन्वॉल्व है, उन्हें अपने गार्ड पर होना चाहिए। इसके अलावा ऑगस्टस फैमिली का एंजल और वो एंशिएंट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन पक्का सब कुछ वॉच कर रहे होंगे, एक ओपन में और एक डार्क में। इन एडिशन, जब तक रॉयल फैमिली का डेमिगॉड एक्सीडेंट में एंड होता है, जॉर्ज III डेफिनेटली गेस कर लेगा कि कोई उसे गॉड बनने से रोकने की कोशिश कर रहा है। हाँ, डेमनेस ऑफ व्हाइट कैटरीना रॉयल फैमिली के डेमिगॉड से डील करने में आसान होगी। ये मच लेस अटेंशन अट्रैक्ट करेगा। थ्योरेटिकली स्पीकिंग जॉर्ज III, जिसे कुछ मेजर चर्चेज ने टैसिटली एक्सेप्ट किया है, उसे अब डेमनेस सेक्ट के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसकी जरूरत है। अगर किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए ना हो, तो दोनों साइड्स इस मैटर में कंप्लीटली टाइड टुगेदर होती। पहली चीज जो उसे अब करनी है वो है डेमनेस सेक्ट के साथ टाइज कट ऑफ करना। बेशक वो मोस्ट लाइकली डेमनेस सेक्ट को डायरेक्टली बेट्रे नहीं करेगा। एक तरफ डेमनेसिस प्लॉयज में भी एडेप्ट हैं, तो वे अनवेरी नहीं होंगी। दूसरी तरफ अगर वे डेमनेस सेक्ट के अपर एकेलॉन्स को एंगर करते हैं, तो जॉर्ज III का ब्लैक एम्परर रिचुअल उतना सेफ नहीं हो सकता। ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ट्रू डाइटी, ग्रेट शून्य सील्ड आर्टिफैक्ट्स और एंजल्स हैं। जब तक जॉर्ज III अभी भी रेशनल है, करेक्ट मेथड है एग्रीमेंट फॉलो करना और सब कुछ देना जो दिया जाना है, फिर वो डेमनेस सेक्ट के मेंबर्स को भेज देगा। इस प्रोसेस के दौरान वो माइंड डोमेन से एंजल्स की हेल्प यूज करेगा या किंग ऑफ एंजल्स की भी, ताकि डीमन सेक्ट के पार्टिसिपेटिंग की या मेमोरीज इरेज कर सके। अगर यही केस है, तो भले ही डेमनेस ऑफ व्हाइट कैटरीना कुछ समय के लिए मिसिंग हो जाए, ये जॉर्ज III को अलर्ट नहीं करेगा, उसे शायद पता भी न चले। और डेमनेस सेक्ट के पर्सपेक्टिव से मैटर एंड पे आ गया है। वेरियस चर्चेज ने भी टैसिटली एग्री किया है कि उन्हें अब वैसे छुपने की जरूरत नहीं है जैसे वे पास्ट में करते थे और फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये मुझे और क्वीन मिस्टिक को एक चांस देता है। हाँ, वाइस एडमिरल एलमेंट लाइकली फिर से अपीयर होगी। उसकी अपीयरेंस और तब डेमनेस ऑफ व्हाइट के एटीट्यूड से ये डिटरमिन किया जा सकता है कि वो और कैटरीना ब्लड से रिलेटेड हैं। इसके दिमाग में आते ही क्लेन ने राहत की सांस ली। उसने अपनी नजर खिड़की के बाहर डाली और साइलेंटली बड़बड़ाया, मैं उम्मीद करता हूं एंडरसन और डैनेट जो पायरेट एडमिरल को जितनी जल्दी हो सके ढूंढ लें। चैप्टर 1095, एक्टिंग एज हिमसेल्फ। क्या तुम्हें शक है कि वाइस एडमिरल एलमेंट की फ्लीट वहां छिपी है? एंडरसन ने डैनिज की बात सुनकर सोच में पड़ते हुए पूछा। डैनिज ने एक्साइटमेंट में जवाब दिया, ये बहुत लाइकली है। क्या ब्लैक डेथ हेरोज आइलैंड छोड़ने के बाद वेस्ट की तरफ स्टीयर करने के बाद गायब नहीं हो गई थी? एंडरसन ने अपने लिप्स कर्ल किए और हंसा। अगर वाइस एडमिरल एलमेंट के वेयरअबाउट्स तुम्हारे द्वारा इतनी आसानी से डिस्कवर कर लिए जाते, तो उसे छिपने की क्या जरूरत होती? जिन आइलैंड्स के बारे में तुम पता लगा सकते हो, उन्हें इनफ हिडन कैसे माना जा सकता है? हे, तुम्हारा क्या मतलब है? डैनिज को लगा जैसे उसका मजाक उड़ाया गया हो। एंडरसन ने श्रग किया, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं बस इसे एनालाइज करने के लिए अपना ब्रेन यूज कर रहा हूं। वो आइलैंड एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन या तो वो उस टाइप का है जिसके बारे में यहाँ बहुत से लोग जानते हैं, या ये इंटेलिजेंस है जिसे किसी ने डेलिब्रेटली रिलीज किया है। अगर ये फॉर्मर है, तो वाइस एडमिरल एलमेंट ट्रेसी की फ्लीट डेफिनेटली वहां नहीं छिपी होगी। अगर ये लैटर है, तो ये इंटरेस्टिंग होगा। ये इंटेल कौन रिलीज करेगा? डैनिज पहले थोड़ा गुस्से में था, लेकिन बाद में उसने एंडरसन की लाइन ऑफ थॉट को एनालाइज करना शुरू कर दिया। कुछ पायरेट्स या एडवेंचर्स द्वारा सेट किया गया एक ट्रैप?
हालांकि बिना किसी रिसोर्सेज वाला आइलैंड दूसरों को एक्सप्लोर करने के लिए लुभाने के लिए काफी नहीं है। खुद वाइस एडमिरल एलमेंट ये पता लगाने के लिए कि उसके वेयरअबाउट्स की इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है। एंडरसन मुस्कुराया। सही है, मेरी टीचिंग्स के बाद तुम काफी इम्प्रूव हुए हो, वरना मुझे सस्पेक्ट है कि अगर तुम कॉन्स्पिरेटर पोशन पी भी लो तो भी तुम अपना ब्रेन एनहांस नहीं कर पाओगे। तुम केवल म्यूटेट होगे और अपने दुश्मन को स्टूपिड बना दोगे, उसे उस लेवल पर नीचे लाओगे जिससे तुम फैमिलियर हो, और फिर एक्सपीरियंस के साथ उसे हरा दोगे। मैंने ऐसा नहीं कहा, ये एम्परर रोजल थे। सर्चिंग के इस पीरियड के बाद एंडरसन ने डैनिश को कॉन्स्पिरेटर पोशन के मेन इंग्रेडिएंट्स में से एक ऑब्टेन करने में पहले ही मदद कर दी थी, और लगभग सभी सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स। वो सफलता से बस एक कदम दूर था। मुझे शक है कि तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी है, डैनिश ने रिस्पॉन्स में धीरे से बड़बड़ाया। एंडरसन ने उसे इग्नोर किया और कंटिन्यू किया। अगर वाइस एडमिरल एलमेंट ने खुद किसी से न्यूज रिलीज करवाई है तो सीक्रेट आइलैंड एक ट्रैप होना चाहिए। शायद वहां एक मिरर के अलावा कुछ नहीं है जो आइलैंड को अप्रोच करने वाले जहाजों और इंसानों को मॉनिटर करता है। या शायद ये डेमनेस सेक्ट का एक इंपॉर्टेंट गैदरिंग बेस हो सकता है जिसका गेरमन स्पैरो ने मेंशन किया था। तो हमें आगे क्या करना चाहिए? डैनिश ने सबकॉन्शियसली पूछा। एंडरसन ये सुनकर हंसा। तुम इतने सिंपल मैटर को भी फिगर आउट नहीं कर सकते? नेचुरली हम उस पर्सन को ढूंढेंगे जिससे तुमने ये इंटेल सुना था। उसकी इन्फॉर्मेशन का सोर्स ढूंढने के बाद हम इसे ट्रेस बैक कर सकते हैं और हमें इवेंचुअली कुछ मिलेगा। सही है, डैनिश एग्रीमेंट में सिर हिलाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह तक पहुंचने वाले शब्द हे में बदल गए। भोर होने के करीब एक कैसीनो के सेकंड फ्लोर पर बार्ज अपने ब्राउन बालों के साथ जम्हाई लेते हुए अपने कमरे में चला गया। इससे पहले कि वो मोमबत्ती जलाने के लिए खिड़की के बाहर की मूनलाइट का यूज कर पाता, उसने अचानक अपने सामने एक ब्राइट व्हाइट फ्लेम जलती हुई देखी जिसने उसे एक पल के लिए अंधा कर दिया। बार्ज का दिल टाइट हो गया जैसे ही वो साइड में झपटा और लुढ़क गया। 2 बार लुढ़कने के बाद वो अचानक रुक गया, जैसे कि वो पेट्रिफाइड हो गया हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी गर्दन के चारों ओर एक बोन चिलिंग कोल्डनेस और हल्का दर्द था। इससे उसे कोई डाउट नहीं था कि अगर वो आगे बढ़ा तो खून डेफिनेटली छत पर स्प्रे होगा। तुम क्या चाहते हो? उस पल बार्ज का विजन रिकवर हो गया था। उसने एक ब्लॉन्ड आदमी को देखा जिसका एक हाथ उसकी जेब में था और दूसरे में एक ब्लैक शॉर्ट स्वॉर्ड थी। उसके बगल में एक आदमी था जिसने एक ब्लैक क्लॉक पहना हुआ था, जिसने हुड से उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। डैनिश ने बार्ज के सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने सरप्राइज में एंडरसन को देखा। तुमने खुद को डिस्गाइज क्यों नहीं किया? अगर तुम खुद को डिस्गाइज करते हो तो तुम दूसरों को कैसे बता सकते हो कि किससे नफरत करनी है? एंडरसन ने एक नॉनशेलेंट लुक के साथ जवाब दिया। डैनिश ने सांस छोड़ी। थैंकफुली मैं तुम्हारी इस क्रैपी हैबिट से इन्फेक्टेड नहीं हुआ हूं। ठीक है, एंडरसन ने मुस्कुराते हुए कहा। आइलैंड पर कोई भी रैंडम पर्सन जान सकता है कि मैं किसके साथ घूम रहा हूं। डॉग शिट। डैनिश ने कर्ज किया। बार्ज, जिसकी गर्दन पर एंडरसन की तलवार थी, ने हिलने की हिम्मत नहीं की। वो बस चुपचाप सुन सकता था। उसे लगा जैसे वो ट्रायर लौट आया है और एक कॉमिकल सीन देख रहा है। वे दोनों यहाँ किस लिए हैं? इंटेल पेडलर गहरा पजल्ड था। उस पल एंडरसन ने अपनी नजर हटाई और बार्ज को नीचे देखा। तुम्हें साउथ वेस्ट के सीक्रेट आइलैंड के बारे में किसने बताया जो मेन सी रूट से डेविएट करता है? बार्ज को अचानक रियलाइजेशन हुआ जब उसने डैनिश को देखा। तुम हो। पिछले कुछ दिनों में यह इंफॉर्मेशन केवल एक व्यक्ति को बेची गई थी। मैं इतनी जल्दी पहचान लिया गया? डैनिश मोमेंट्रीली लॉस में था कि कैसे रिस्पॉन्स दे। एंडरसन ने पिच ब्लैक शॉर्ट स्वॉर्ड को थोड़ा नीचे किया जिससे चुभने वाला दर्द और भी स्पष्ट हो गया। प्लीज जो आने वाला है उसके ऑर्डर की रेस्पेक्ट करो और फॉलो करो। बार्ज को तुरंत लगा जैसे उसकी जान तेजी से फिसल रही है। उसने जल्दी से जवाब दिया, वाह, वो वाइस एडमिरल एलमेंट थी। उसने तुम्हें कब बताया? उसने तुम्हें क्यों बताया? एंडरसन ने बिना किसी सरप्राइज के पूछा। ब्लैक डेथ के थैरोज आइलैंड छोड़ने से एक रात पहले, बार्ज ने जल्दी से जवाब दिया, डरते हुए कि वो एक्सेसिव ब्लड लॉस से मर जाएगा। मैंने उससे ये नहीं पूछा क्यों। तब मैं केवल उसकी ब्यूटी को एडमायर करने पर फोकस था। वो 5 सीज की इनफेमस एलिमेंट मेडन होने पर खरी उतरती है। लंबे समय के बाद भी बार्ज उसके लिए अपनी एडमायरेशन नहीं छिपा सका, तब भी जब उसे एक्सट्रीम डेंजर में याद कर रहा था। क्या ये एक डेमनेस का चार्म है? एंडरसन ने पूछने से पहले खुद से बड़बड़ाया। क्या तुम्हारे पास उसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका है? नहीं। बार्ज ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, उसने मुझसे कहा कि मैं उन सभी का ध्यान रखूं जो उसके वेयरअबाउट्स के बारे में पूछें। मैं उसे तब बताऊंगा जब वो थैरोज आइलैंड लौटेगी। और अगर कोई उस सीक्रेट आइलैंड पर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के बाद पोर्ट छोड़ता है तो उन्हें फ्रीली जाने के लिए अकेला छोड़ दिया जाएगा।
ऐसी बात है, बहुत रीजनेबल। एंडरसन ने सिर हिलाया और छोटी पिच ब्लैक तलवार वापस खींच ली। क्या वहां कोई ट्रैप है? मुझे भी नहीं पता, बार्ज ने फ्रैंकली जवाब दिया। एंडरसन ने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि उसने बार्ज के पास और कमरे में पैसे ढूंढे। फिर उसने अपनी छोटी तलवार से इंटेलिजेंस पेडलर की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कोई मुझसे नफरत नहीं करेगा। अच्छी तरह से जियो, मुझे हर दिन कुछ और बार कर्ज करो। फिर वो मुड़ा, डैनिज के पास गया और उसके साथ खिड़की से नीचे कूद गया। अंधेरी बिना रोशनी वाली रात में गायब हो गया। बार्ज ने अपनी बहती हुई गर्दन को छुआ और डर के मारे खड़ा हो गया। वो खिड़की की ओर भागा और कंफर्म किया कि वे दोनों गायब हो गए थे। थैंकफुली मैं मेंटल प्रॉब्लम्स वाले एक आदमी से मिला, अगर नहीं तो मैं आज मर गया होता। उसने खिड़की बंद कर दी और लकड़ी के दरवाजे को लॉक कर दिया। कमरे का सावधानीपूर्वक इंस्पेक्शन करने के बाद वो आखिरकार बैठ गया और लांटी प्रूफ की आधी बोतल गटक गया। अपनी टिप्सी स्टेट में बार्ज बिस्तर पर गिर गया और सो गया। समय धीरे धीरे बीतता गया, जब तक कि सुबह के 3 नहीं बज गए। अचानक बार्ज पलटा और उठ बैठा। उसकी आंखें ब्राइट और स्पिरिटेड थीं और उसे जरा भी नशा महसूस नहीं हो रहा था। उसने एक डैगर ढूंढा और कमरे में लकड़ी के फर्श को खोला। उसने अंगूठे के आकार की कागज की गेंद निकाली। सफेद कागज के परत दर परत खुलने के बाद बीच में एक चिपचिपा काला ऑब्जेक्ट था। ब्लॉब का 1/4 हिस्सा लेने के बाद बार्ज कमरे में आईने के पास गया और उसे स्मीयर करने ही वाला था। उसी पल उसने आईने में 2 फिगर्स का रिफ्लेक्शन देखा। उनमें से एक ने सफेद शर्ट और काली बनियान पहनी हुई थी, जिसका एक हाथ उसकी जेब में था और दूसरे में एक छोटी तलवार थी। दूसरे ने एक काला लबादा पहना हुआ था, जिसने उसका चेहरा नहीं दिखाया। जैसे ही बार्ज की प्यूपिल्स डायलेट हुई, डैनिज ने उसके सिर के पिछले हिस्से पर मुक्का मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। और उसकी आखिरी मेमोरी एक मुस्कुराती हुई टोन वाली आवाज थी। उसने सच में डिसअपॉइंट नहीं किया। बार्ज से निपटने के बाद डैनिज जमीन पर गिरे चिपचिपे पदार्थ को उठाने के लिए नीचे झुका। वो हंसा और बोला, इस फेलो ने सच में तुम्हारा विश्वास कर लिया। उसे विश्वास था कि तुमने उसे नहीं मारा, क्योंकि तुम चाहते थे कि वो तुमसे नफरत करे। एंडरसन के साथ उसकी बातचीत वास्तव में एक रिहर्सल प्ले था। ये एंडरसन के लिए बार्ज को बिना किसी शक के जाने देने को रीजनेबल बनाने के लिए था। इसका मतलब है कि तुमने सफिशिएंटली अच्छी एक्टिंग की, एंडरसन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सच में अलग है जब तुम खुद के रूप में एक्टिंग कर रहे होते हो। डॉग शिट, डैनिज ने बिना किसी झिझक के कर्ज किया। फिर उसने आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना पेशेंट होगा। उसने एक्शन लेने से पहले आधी रात बीतने का इंतजार किया, लेकिन हम ज्यादा पेशेंट थे। अगर कोई हंटर अपने शिकार को कैप्चर करना चाहता है तो उसे पेशेंट होना होगा। कभी कभी वो कुछ दिनों तक इंतजार कर सकता है, एंडरसन ने जवाब दिया। उन दोनों के लिए वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जो वे कर सकते थे। चाहे वो हंटर और प्रोवोकर हो या पायरोमैनियाक और रीपर, उनमें से कोई भी मीडियमशिप में अच्छा नहीं था। दूसरों को हिप्नोटाइज करने की एबिलिटी तो दूर की बात थी। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए दूसरों से पूछताछ करने और धमकाने के अलावा उन्हें स्कीमिंग पर कड़ी मेहनत करनी पड़ी। ये बहुत रीजनेबल है, लेकिन भविष्य में ये उन शब्दों के साथ किया जाएगा जो मैं दूसरों को स्कूल करने के लिए यूज करता हूँ। डैनिज ने अपने हाथ में काले चिपचिपे ब्लॉब को देखा और कहा, ऐसा लगता है कि इसे आईने के सरफेस पर अप्लाई किया जाना चाहिए। वाइस एडमिरल एलिमेंट से कांटेक्ट करने से पहले ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि अगर हम उससे कांटेक्ट करते भी हैं तो क्या फायदा? क्या हम उसे डेट पर बाहर जाने के लिए पूछने वाले हैं ताकि वो हमारे साथ थेरोज आइलैंड पर नाश्ता कर सके? एंडरसन ने मजाक उड़ाया। डैनिज जानता था कि वो और एंडरसन आईने में मौजूद व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करने में असमर्थ थे। वो सहज रूप से बस कुछ और करना चाहता था ताकि गेरमन स्पैरो द्वारा उसे सौंपे गए टास्क को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। उसने थोड़ा फ्राउन किया और कहा, तो हमें आगे क्या करना चाहिए? बेशक गेरमन स्पैरो से कांटेक्ट करना है। उसे आफ्टरमैथ संभालने दो। ये फेलो हर एस्पेक्ट में बहुत मिस्टीरियस है, इसलिए उसके पास इसे रिजोल्व करने का कोई तरीका होना चाहिए, एंडरसन ने तस्क के साथ कहा। इसके अलावा उसने हमें जो मिशन दिया है वो वाइस एडमिरल एलिमेंट के वेयरअबाउट्स का पता लगाना है, और अब पहले से ही रिजल्ट्स हैं। डैनिज ने एक्नॉलेज किया और रिचुअल के लिए मोमबत्तियां और अन्य सामान निकालना शुरू कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? एंडरसन ने एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ पूछा। डैनिज ने बिना पीछे देखे ऑल्टर स्थापित किया। गेरमन स्पैरो के मैसेंजर को समन कर रहा हूं। एंडरसन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया और फिर बोला, मैं पहले स्मोक करने के लिए बाहर जाता हूं। चैप्टर 1096 कोऑपरेशन। सुबह के 6 बजे के ठीक बाद पूरा बैकलुंड अंधेरे में था।
वहां बहुत शांति थी और ज्यादातर इलाके सिर्फ स्ट्रीट लैंप से इल्यूमिनेटेड थे। अपना पजामा पहने हुए क्लेन बिस्तर पर बैठा और मिस मैसेंजर को देखा जो 4 सिर कैरी कर रही थीं। उसने अपने टेम्पल्स रगड़े और लाचारी से पूछा, लेटर किसने भेजा? वो एक अच्छी रात की नींद क्यों नहीं ले सकता था? रेने टिनेकर के हाथों में 3 सिरों ने एक एक करके जवाब दिया, वो खास ब्रेनलेस सर्वेंट आपका डैनिच। वो पहले आधी रात को प्रे करता था और अब वो सुबह सुबह लेटर भेज रहा है। क्लेन ने गहरी सांस ली और धीरे से छोड़ी। उसके बाद उसने मिस मैसेंजर से लेटर रिसीव किया। जब उसने इसे खोला तो उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे गंभीर हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि डैनेज और एंडरसन की वाइस एडमिरल एलमेंट ट्रेसी की लोकेशन की डिस्कवरी बेहद बेवक्त थी। क्लेन के डिडक्शंस के अनुसार पायरेट एडमिरल और डेमनेस ऑफ व्हाइट कैटरीना को अपनी फ्रीडम वापस पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वे ज्यादा छिप नहीं रहे होंगे जिससे उन्हें ढूंढना आसान हो जाएगा। अब जब उन्होंने इंटेलिजेंस पेडलर बार्ज के साथ डील कर लिया था और उससे ट्रेसी को कांटेक्ट करने के आइटम्स ऑब्टेन कर लिए थे, तो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये थी कि उन्होंने टारगेट को डरा दिया था और उसे छिपाए रखा था। बेशक क्लेन मिरर के जरिए वाइस एडमिरल एलमेंट पर लॉक करने के लिए क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट की मदद मांग सकता था। हालांकि समस्या ये थी कि उसे संदेह था कि टारगेट की छिपने की जगह डेमनेस सेक्ट का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड थी। यह हेडक्वार्टर्स भी हो सकता था जहां ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स थे। इस तरह भले ही उसने ट्रेसी के वेयरअबाउट्स कंफर्म कर लिए हों, वो उसे पकड़ने के लिए वहां टेलीपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए कोई भी कांटेक्ट पायरेट एडमिरल को अलर्ट कर देता। और अगर उसने उसे कांटेक्ट करने का मौका नहीं लिया तो चाहे बार्ड जिंदा हो या मर गया हो, दिन निकलने के बाद खबर फैल जाएगी। इसी तरह ट्रेसी गार्ड पर होगी। सीरियसली? हालांकि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एंडरसन और डैनेट सच नहीं जानते। वे लोएन किंगडम की सिचुएशन में बदलाव को नहीं जानते। कुछ सोचने के बाद उसने मिस मैसेंजर से कहा, जो साइड में इंतजार कर रही थी, मेरा इंतजार करो, मैं रिप्लाई लिखता हूं। उसने ओरिजिनली सीधे टेलीपोर्ट करने का प्लान बनाया था ताकि ये तय किया जा सके कि आगे क्या करना है, लेकिन कुछ विचार करने के बाद उसने अभी भी लेटर लिखना चुना। हालांकि उसे विश्वास था कि जरातुल डैनेज जैसे स्पष्ट बेट पर समय बर्बाद नहीं करेगा, फिर भी उसे लगा कि उसे और अधिक सावधान रहना होगा। अगर जरातुल ऐसा नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसके तहत सीक्रेट ऑर्डर के मेंबर्स भी वैसा ही करेंगे। इतनी बड़ी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में निश्चित रूप से सेंट लेवल के कुछ डेमिगॉड होंगे। एक बार जब वो दूसरी पार्टी द्वारा उलझ गया तो यह एक बड़ी समस्या होगी। ठीक है, रेनेट टिनेकर द्वारा ले जाया गया सिर जो पहले बोलने में विफल रहा था, सबसे पहले जवाब देने के लिए दौड़ा। क्लेन बिस्तर से उठा, बेडरूम से बाहर चला गया और बाहर के कमरे में आ गया। उसने एक पेन और कागज निकाला और फ्लुएंटली लिखा, बार्ज को सुबह तक बेहोश करने का कोई तरीका सोचो। फिर उसका कमरा तुरंत छोड़ दो और दूर रहो। वहां एक बड़ा खतरा छिपा है। दिन निकलने पर बार्ज को फिर से मॉनिटर करना, लेकिन उसे अलार्म मत करना। तथा कथित खतरा एक आधा सच था और उसका मुख्य लक्ष्य एंडरसन और डैनिज को सीन से हटाना था ताकि किसी भी संभावित जासूसी को दूर किया जा सके। पेन नीचे रखकर और उसे फिर से देखने के बाद उसने लेटर को फोल्ड किया और इसे अपने मैसेंजर रेनेट टिनेकर को सौंप दिया जो उसके पीछे आई थीं। सुबह 3:10 बजे बर्सर्कसी में थेरोज आइलैंड बार्ज का कमरा। डैनिज ने अभी अभी अल्टर साफ किया था और निशानों को पोंछ दिया था जब उसने 4 सिर वाले भयानक मैसेंजर को लौटते देखा। गेरमन स्पैरो वास्तव में नहीं आया। डैनिज ने सरप्राइज में लेटर लेने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर उसने मैसेंजर के लिए एक गोल्ड कॉइन निकाला। 4 सिरों और गहरे जटिल लंबे ड्रेस वाले फिगर के शून्य में गायब होने के बाद उसने लेटर खोला और जल्दी से इसे पढ़ा। वाह, वहां खतरा है। डैनिज की पुतलियां फैल गईं और वो दरवाजे की ओर ऐसे भागा जैसे कि उसके पिछले हिस्से में आग लग गई हो। कमरा छोड़ने के बाद उसने एंडरसन से कहा, जो कॉरिडोर में दीवार के सहारे खड़ा था और उसके मुंह में एक बिना जली हुई सिगरेट थी, जल्दी चलो, यहाँ बहुत खतरनाक है। क्या गेरमन स्पैरो ने ऐसा कहा? एंडरसन ने चौंकते हुए विचारपूर्वक पूछा। हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने कुछ डिस्कवर किया हो? डैनिज ने इंस्टिंक्टिवली जवाब दिया। तुम? हे, एंडरसन हंसा और काफी रिलैक्स्ड होकर पूछा। उसने और क्या कहा? क्या तुम नर्वस नहीं हो? गेरमन स्पैरो ऐसे मामलों में बहुत रिलायबल है। डैनिज का फोकस पूरी तरह से हट गया था। एंडरसन एक पल के लिए चुप हो गया और फिर बोला, उसका मैसेंजर ज्यादा रिलायबल है। कम से कम उसके मैसेंजर की वापसी यात्रा के कुछ मिनटों के भीतर यहाँ कोई खतरा नहीं होगा। अगर वास्तव में यहाँ कोई खतरा छिपा होता तो वे मैसेंजर को देखकर चुपचाप पीछे हट जाते।
डैनेज ओरिजिनली जवाब देना चाहता था कि उसकी इमेज के मामले में ऐसा लग सकता है, लेकिन किसी कारण से उसने इंस्टिंक्टिवली उस वाक्य को छोड़ दिया। उसने ये कहने के लिए स्विच किया, गेरमन स्पैरो ने यह भी कहा कि बार्ज को सुबह तक बेहोश रहने दो ताकि हम उसे फिर से मॉनिटर कर सकें जब सूरज उगे बिना खुद को एक्सपोज किए। एंडरसन ने फ्रॉन किया। वो क्या करना चाहता है? सूरज उगने के बाद अब कोई लेटेंट डेंजर नहीं होगा? डैनेज के जवाब का इंतजार किए बिना फॉक्सी का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर घूमा और कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपने साथ ले जा रही एक छोटी धातु की बोतल निकाली और स्टॉपर खींच लिया। उसने इसे बार्ज की नाक की नोक पर रखा और इसे आगे पीछे घुमाया। हो गया, चलो चलते हैं। एंडरसन ने अपनी क्यूरियोसिटी नहीं छिपाई जब उसने बार्ज के कमरे से डैनेज को बाहर ले जाने और दूर जाने से पहले एरिया का सर्वेक्षण किया। बैकलुंड एम्प्रेस बरो हॉल फैमिली के लग्जरियस मैंशन के अंदर सुबह 7:25 बजे ऑड्रे अचानक अपने सपने से जाग गई। उसने बाउंडलेस ग्रे फॉग का सपना देखा और द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो का सपना देखा जो उससे किसी को हिप्नोटाइज करने में मदद मांग रहा था। टारगेट को पिछले 6 घंटों में जो कुछ भी हुआ था उसे भुलवाने के लिए कह रहा था, साथ ही उन सभी लोगों को भी जिन्होंने एक विशेष सीक्रेट आइलैंड के बारे में पूछा था। यह कुछ ऐसा है जिसे मैनिपुलेटर पोशन फॉर्मूला और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के लिए आवश्यक कॉन्ट्रीब्यूशंस के रूप में उपयोग किया जा सकता है। साथ ही मिस्टर वर्ल्ड ने कहा कि वो वॉर एफर्ट्स के लिए 7,000 पाउंड डोनेट करेंगे। ऑड्रे बहुत हल्के से बिस्तर से उतरी और अपने सफेद नाइट गाउन के ऊपर एक टील क्लॉक डाल लिया। इसके बाद उसने गेरमन स्पैरो के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और एक रिचुअल सेट किया, मिस्टर फूल के बेस्टोमेंट के लिए प्रार्थना करते हुए। इल्यूसरी डोर ने जल्दी से आकार लिया और खुला। 3 आइटम्स को बाहर भेजा जो अल्टर पर लैंड हुए। उनमें से एक पतला ह्यूमन स्किन्ड ग्लव था, दूसरा कागज के एक टुकड़े पर इंस्ट्रक्शन मैनुअल था और तीसरा कैश का एक नीट स्टैक था जो बंधा नहीं था। ये क्रीपिंग हंगर है? ऑड्रे ने अल्टर को स्क्रूटिनाइज किया और मिस्टर फूल को धन्यवाद दिया। फिर उसने ग्लव पहना और इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अनुसार ट्रैवलर की स्पिरिट को एक्टिवेट किया। जब ग्लव ट्रांसपेरेंट हो गया तो उग्र पंखों वाले 12 सेक्रेड एंजल्स अचानक उसके सामने प्रकट हुए। ये एंजल्स एम्ब्रेस है जिसकी मिस्टर वर्ल्ड ने रिक्वेस्ट की थी। इसका प्रभाव सीन पर डिविनेशन और प्रोफेसी पावर्स के साथ इंटरफेयर करना है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो। ऑड्रे की आंखें इधर उधर घूमी जब उसने उस लाई एक्सेसरी को जिसे उसने पहले से तैयार किया था एक सिल्वर मास्क में बदल दिया और उसने इसे अपने चेहरे पर पहन लिया। इसके बाद उसने द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो द्वारा दिए गए कोऑर्डिनेट्स को फॉलो किया और टेलीपोर्टेशन स्टेप शुरू किया। इस प्रक्रिया के दौरान स्पिरिट वर्ल्ड की अजीब सीनरी और हर तरह के अजीब क्रिएचर्स ने उस पर गहरी छाप छोड़ी। हालांकि इससे पहले कि वो उन्हें सावधानी से ऑब्जर्व कर पाती, वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। उसने देखा कि रंग सैचुरेटेड थे और स्टैग्ड सीन्स तेजी से फीके पड़ गए, सामान्य हो गए। बाहर अभी भी देर रात थी। ऐसा लगता है कि मैंने अपनी फीलिंग्स और मूड को रिकवर कर लिया है जब मैं पहली बार मिस्टीरियस वर्ल्ड में एंटर हुई थी। ऑड्रे ने अपनी मेंटल स्टेट का विश्लेषण किया और अपना ध्यान उस कमरे में फर्श पर पड़े टारगेट पर केंद्रित किया। वो एक बेहोश आदमी था। उसके बॉडी ऑफ हार्ट और माइंड का दरवाजा काफी कमजोर था, जिसका मतलब था कि वो कोई ऐसा था जिसे आसानी से चार्म किया जा सकता था, भले ही इसमें बियॉन्डर पावर शामिल ना हो। ऐसे टारगेट को हिप्नोटाइज करना ऑड्रे के लिए मुश्किल नहीं था। हालांकि पोशन को डाइजेस्ट करने के लिए उसने हिप्नोसिस में मदद करने के लिए ड्रीम्स का उपयोग करने का फैसला किया। बेहोश बार्ज ने एक सपना देखा। उसने एक धुंधली फीमेल फिगर का सपना देखा। अपने सपने में वो मानता था कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी, एक परफेक्ट स्टेट जो वाइस एडमिरल एलमेंट ट्रेसी हासिल कर सकती थी। बार्ज ने वाइल्डली उसका पीछा किया जब वो वाइल्डनेस, हिल्स और माउंटेन्स में आगे पीछे भागा। हालांकि वो उसे पकड़ नहीं सका, जैसे कि उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण पीछे छोड़ दिया हो। एक अननोन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो थकावट से जागा और धीरे धीरे याद किया कि पिछली रात क्या हुआ था। पैसे खोने की वजह से वो खराब मूड में था। उसने केवल आधी बोतल लांटी प्रूफ पीने के बाद नशे में गिर गया था। अब तक उसके टेम्पल्स अभी भी दर्द से थ्रोप कर रहे थे। मैंने अपने सिर के पिछले हिस्से को भी नॉक किया। बार्ज ने सूजे हुए क्षेत्र को रगड़ा और वापस बिस्तर पर चला गया। वो इसमें गिर गया और सोता रहा। और ऑड्रे के लिए, जिसने ड्रीम वॉकर की पावर्स के साथ हिप्नोसिस का एक माइल्डर फॉर्म पूरा कर लिया था, उसने द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और सीन को पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया, पीछे कुछ भी सस्पिशियस नहीं छोड़ा। ये एक सीनियर स्पेक्टेटर की एबिलिटी थी। फिर वो वापस बैकलुंड टेलीपोर्ट हो गई और क्रीपिंग हंगर को मिस्टर फूल को सैक्रिफाइस कर दिया। पूरी प्रक्रिया ने ज्यादा हलचल पैदा नहीं की। हॉल फैमिली की रक्षा के प्रभारी चर्च ऑफ एवरनाइट बियॉन्डर्स पूरी तरह से अनजान थे। हर तरह के ट्रेसेस से निपटने के बाद ऑड्रे ने एक घंटी खींची और बाहर इंतजार कर रही मेड सर्वेंट्स को प्रवेश करने दिया।
उसकी पर्सनल मेड सर्वेंट एनी ने दूसरी मेड सर्वेंट्स को बिजी होने का इशारा किया जैसे ही उसने ऑड्रे से कहा, मिस बर्सरी फाउंडेशन से एक खबर आई है। क्या खबर? ऑड्रे ने एनी के टोन में शॉक, कंफ्यूजन, डिसबिलीफ, जॉय और क्यूरियोसिटी इंटरप्रेट की। एनी ने जल्दी से जवाब दिया, वो मिस यूडोरा जिन्हें अपना पैर काटने की जरूरत थी, वो पूरी तरह से रिकवर हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कभी चोट लगी ही नहीं थी। ये एक मेडिकल मिरेकल है। ऑड्रे भी उसी तरह स्टंट थी। उसके पास कुछ गेसेस थे, लेकिन वो उन्हें कंफर्म करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसके पास सफिशिएंट सुराग और सबूत की कमी थी। साथ ही सीरियस मेडिकल कंडीशंस वाले सभी पेशेंट्स पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं। इस बिंदु पर एनी खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। उसने अपनी आवाज कम की और कहा, मैंने सुना है कि वहां एक भूत घूम रहा था। उसके आधे चेहरे पर मशरूम उग रहे थे और दूसरा आधा खरपतवार से ढका हुआ था। उसने बीमारियों, ट्रॉमा और ग्रीफ को खा लिया। मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं, लेकिन ये डरावना है। मशरूम, खरपतवार। ऑड्रे ने दो शब्दों को दोहराया, क्षण भर के लिए लॉस में थी। चैप्टर 1097, डिफरेंट कॉनेंड्रम। ये टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑड्रे ने एक हल्की स्माइल के साथ कहा। अगर ये पास्ट की बात होती तो वो डेफिनेटली इसमें बहुत इंटरेस्टेड होती। शायद ड्रीम ट्रैवर्सल के जरिए हॉस्पिटल जाकर ये पता लगाने के लिए ईगर होती कि सो कॉल्ड क्लाउन एंजल के साथ क्या चल रहा है। हालांकि वॉर के अचानक इरप्शन ने उसे काफी डिप्रेस महसूस कराया। उसे लगा कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उसे करनी है, इसलिए वो आगे जांच करने के मूड में नहीं थी। फैक्ट में अगर उसने खुद एयर रेड एक्सपीरियंस नहीं की होती और उन लोगों को नहीं देखा होता जो इसकी वजह से इंजर्ड हुए थे, तो उसे डेफिनेटली लगता कि पिछले कुछ दिनों में कोई वॉर हुई ही नहीं है और बैकलैंड अभी भी बहुत पीसफुल है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस एयर रेड के बाद लोइन किंगडम की एयरशिप फ्लीट को वॉर एफर्ट में रोप इन कर लिया गया था। कोस्टल सिटी के एयर डिफेंसेस को बढ़ा दिया गया था और बैकलैंड ने दोबारा कोई अटैक सफर नहीं किया। फिलहाल फेसाक और लोइन के बीच की बैटल मेनली 3 जगहों पर फोकस्ड थी। विंटर काउंटी की अमांथा माउंटेन रेंज, मिडसीशायर के ईस्ट कोस्ट के साथ हैवी इंडस्ट्री मेट्रोपॉलिटन एरिया और सोनियासी कोस्ट के साथ कुछ हार्बर। इसके अलावा वे एक डेडलॉक में थे जिसमें कोई भी साइड दूसरे पर एडवांटेज गेन नहीं कर पा रही थी। भले ही कैजुअलिटीज हुई हों, लेकिन इसका बैकलैंड पर कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ा। न्यूज़पेपर्स में कुछ एडिटोरियल पीसेज के साथ कीमतों में बढ़ोतरी के अलावा ये शहर कुछ ही दिनों में अपनी शांति रिस्टोर करता हुआ लग रहा था। हालांकि ऑड्रे ऐसा नहीं सोचती थी। उसके फादर और ब्रदर हाल ही में काम में बिजी थे, अक्सर देर रात घर लौटते थे या नोबल्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और क्लर्जीमैन के ग्रुप के साथ प्राइवेट गैदरिंग कन्वीन करते थे। चर्च ऑफ एवरनाइट में दूसरी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए उसे प्रिट्स हार्बर और अमांथा की फ्रंट लाइंस पर कैजुअलिटीज के एग्जैक्ट नंबर के बारे में पता चला। उसने बैटलफील्ड की कुछ फोटोज भी देखी। वो फंड्स गैदर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपनीज और हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर रही थी, इस उम्मीद में कि वो वॉर एफर्ट में जरूरी हेल्प और ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइज कर सके। किसने सोचा होगा कि वो क्रेजी एडवेंचरर न केवल अपने मैनोर में एक्सेस फूड ऑफर करेगा, बल्कि उसने कैश में 7,000 पाउंड्स भी डोनेट किए हैं। ऑड्रे ने सीक्रेटली आ भरी और मिड सर्वेंट को उसे तैयार करने में मदद करने दी। साउथ ऑफ द ब्रिज, रोज स्ट्रीट। एमलिन वाइट ने कैजुअली एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के सॉलिसिटर को 10 पाउंड डोनेट किए। उसने अपना टॉप हैट प्रेस किया और सीढ़ियां चढ़कर हार्वेस्ट चर्च में एंटर हुआ। इस मोमेंट पर कैथेड्रल में कोई बिलीवर्स नहीं थे। फादर यूट्रास्की, जो एक हाफ जाइंट जैसे दिखते थे, सामने बैठे थे और सिंसियरली प्रे कर रहे थे। एमलिन को अपने प्रीस्ट रोब्स में चेंज करने की कोई जल्दी नहीं थी। वो प्रीस्ट के बगल में बैठ गया और कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो उसने स्कॉफ किया। ये पक्का तुम्हारी टिपिकल फेसाक अपीयरेंस और फिगर होगा जिसने उन बिलीवर्स को यहाँ आने से डरा दिया, एमलिन ने अपने सामने ऑल्टर को देखते हुए कैजुअली कहा। बिशप यूट्राव्स्की ने अपने हाथ नीचे किए और अपनी आंखें खोलीं। मैं उन्हें समझ सकता हूँ। उन्हें समझने का क्या पॉइंट है? अगर वॉर और इंटेंस हो जाती है और बैटल में मरने वाले सोल्जर्स की संख्या थोड़ा और बढ़ जाती है, तो बिलीवर्स यहाँ रश कर सकते हैं और कैथेड्रल को जला सकते हैं और तुम्हें फांसी पर लटका सकते हैं। एमलिन ने सेक्रेड एम्बलम ऑफ लाइफ को देखना जारी रखा। फादर यूट्राव्स्की ने हल्का सा अपना सिर हिलाया। नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे। वे सिंसियरली अर्थ मदर में बिलीव करते हैं। वे कैथेड्रल को नहीं जलाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वे मुझे बैनिश कर देंगे। अगर मैं एक्सप्रेस करता हूं कि मैंने अपनी फेसॉक नेशनैलिटी छोड़ दी है, तो हमेशा ऐसे लोग होंगे जो मुझे समझेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। एमलिन ने तस किया और अपनी नजर हटाए बिना कहा, क्या होगा अगर फिनपोर्टर वॉर ज्वाइन कर लेता है और देसी बे लोइन टेरिटरी पर अटैक करता है? क्या होगा अगर चर्च ऑफ अर्थ मदर क्लर्जीमेन को आर्म्स उठाने और लोइन के एनिमीज बनने के लिए कॉल करता है?
क्या तुम चर्च के ऑर्डर्स मानने वाले हो और यहाँ के बिलीवर्स को अबैंडन करने वाले हो, या तुम प्रिटेंड करने वाले हो कि तुम कुछ नहीं जानते? ये प्रमोट करना जारी रखोगे कि लाइफ कितनी प्रेशियस है, हार्वेस्ट कितना जॉयस है, जैसा कि तुम अभी कर रहे हो? या क्या तुम उन बिलीवर्स को अपनी तरह के लोगों के साथ एनिमीज बनने के लिए डायरेक्टली ऑर्गेनाइज करोगे, उनके फेथ को प्रूव करने के लिए ब्लड और सैक्रिफिसेस का यूज करते हुए? बिशप यूट्राफ्स्की ने धीरे से ऑल्टर के ऊपर और ऊपर सेक्रेड एम्बलम्स ऑफ लाइफ को देखा, लंबे समय तक कुछ नहीं कहा। एमलिन ने और कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि वो प्रीस्ट की तरह शांत हो गया। पूरा हार्वेस्ट चर्च साइलेंट था। एक कॉलोनियल आइलैंड पर अल्जेर विल्सन, जिसे पासू आइलैंड लौटने का मौका नहीं मिला था, ने कॉशियस रहने के अपने प्रिंसिपल्स की वजह से ब्लू अवेंजर नहीं छोड़ा। उसने इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए केवल अपने सेलर्स को बारी बारी से भेजा। कैप्टन, अभी भी हमें मस्टर करने के बारे में कोई खबर नहीं है। एक सेलर ने शराब की बदबू मारते हुए अल्जेर को दिन की अपनी फाइंडिंग्स रिपोर्ट की। अल्जेर ने अपना हाथ लहराया और अपने सबॉर्डिनेट को रूम छोड़ने के लिए कहा। फिर वो थोड़ा फ्राउन हुआ और चुपचाप खुद से बड़बड़ाया, चर्च को इस वॉर की ज्यादा परवाह नहीं लगती। अल्जेर जो जानता था, उसके हिसाब से ये एक इंटेंस वॉर होने की संभावना थी, जो एक ह्यूज स्केल को कवर करेगी। एक इन्वेजन के विक्टिम के रूप में चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स डेफिनेटली एनिमी को डिफीट करने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ मोबिलाइज करेगा, जिसमें कैप्टन्स भी शामिल हैं जो मिशंस पर स्कैटर्ड थे। हालांकि इस समय अल्जेर को पासू आइलैंड से अभी तक ऑर्डर्स रिसीव नहीं हुए थे। इसका मतलब ये नहीं था कि चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स स्लैक ऑफ कर रहा था। लोएन आर्मी के बीच चर्च की फोर्सेस की एक्टिविटी और जिन एयर रेड ड्रिल्स में वो वेरियस मेजर सिटीज में शामिल था, और डेमिगॉड्स की एक्टिविटीज ने इम्प्लाई किया कि चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स फेसाक एम्पायर के इन्वेजन का सीरियसली रेसिस्ट कर रहा था। बस इतना था कि ये ऑल आउट नहीं जा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अभी भी वॉर के अर्ली स्टेजेस में हैं? चर्च क्रिटिकल मोमेंट के लिए अपनी स्ट्रेंथ का एक पोर्शन प्रिजर्व करना चाहता है। अल्जेर ने अपने दिल में हलचल को वापस रखा और इंफॉर्मेशन का वेट किया। रात में सेलर्स का एक और ग्रुप उन खबरों के साथ लौटा जिनका वॉर से कोई लेना देना नहीं था। कैप्टन, लगता है इस आइलैंड पर किसी तरह का मॉन्स्टर छिपा है। कई पायरेट्स का कहना है कि जब वे बहुत ज्यादा पीने के बाद पेशाब करने बाहर गए तो उन्होंने एक टेरिफाइंग सिचुएशन एनकाउंटर की। कुछ को पेड़ों की ब्रांचेस ने वायलेंटली थप्पड़ मारा, जबकि दूसरों ने अपनी बॉडीज पर फल उगते देखे जो खून और मांस से भरे थे। कुछ ने गेहूं जैसे चेहरों वाले स्किनी घोस्टली फिगर्स का सामना किया। एक रैदर सोबर सेलर ने उन रूमर्स को डिस्क्राइब किया जो उसने सुने थे, भूतों और मॉन्स्टर्स की कहानियां। अल्जेर का इस मामले की सच्चाई की जांच करने का कोई इरादा नहीं था। उसने सिर हिलाया और सख्ती से चेतावनी दी, रात में बाहर मत जाना। बैकलैंड और प्रिट्ज हार्बर में ऐसी पैरानॉर्मल कहानियां शुरू होने के बाद क्लेन उन हॉस्पिटल्स में दोबारा कभी नहीं गया, इस डर से कि वो सीधे जरातुल की मैरियोनेट से मिल जाएगा। क्रीपिंग हंगर और ट्रैवल करने की एबिलिटी के साथ उसने टेरिफाइंग कहानियां बनाने के लिए अपनी रेंज एक्सपैंड की। कभी कभी वो सोनिया सी में होता तो कभी फॉग सी में। वो लेनबर्ग जाता तो कभी फेन पोर्टर और कभी कभी ईस्ट और वेस्ट बालम, हाईलैंड्स और वैली जैसी जगहों पर अपीयर होता। वो किसी भी रूल्स का पालन नहीं करता था और वो केवल अपनी मोमेंट्री इंस्पिरेशन पर रिलाई करता था। वो कुछ सिटीज में 2 या 3 बार विजिट करता, जबकि दूसरों में एक बार भी कदम नहीं रखता। इस प्रोसेस के दौरान क्लेन ने एक इनएक्सप्लिकेबल अजीब फीलिंग महसूस की। टेरिफाइंग डार्कनेस में इनविजिबल टेंटिकल्स बाहर फैले हुए थे, या तो उसके वेयरअबाउट्स की तलाश कर रहे थे या समय से पहले उसे रोकने के लिए उसके मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वे साइलेंट और कोल्ड थे, और एक बार जब वे उसे उलझा लेते तो कॉन्सिक्वेंसेस अनइमेजिनेबल थे। क्लेन जानता था कि ये जरातुल की सर्च का रिजल्ट हो सकता है। उसका सबसे अच्छा सल्यूशन ये था कि वो अस्थायी रूप से एक्ट करना बंद कर दे और छिपकर इंतजार करे। हालांकि ये सटल फीलिंग भी थी जिसने उसे जितनी जल्दी हो सके पोषण को डाइजेस्ट करने की विश दी। इसलिए उसने ग्रे फॉग की पावर्स का यूज किया। हर बार जब वो रैंडमली एक टारगेट लोकेशन चुनता तो वो डेंजर लेवल को डिवाइन करने के लिए ग्रे फॉग के ऊपर जाता और इंटरफेयर करने के लिए पेपर एंजल्स का यूज करता। इस मोमेंट पर अपने डाइजेशन में भारी प्रोग्रेस के साथ उसने कुकावा के लिए टेलीपोर्ट किया, जो वेस्ट बालम के नार्थन स्टेट में था। ये वो जगह थी जहां उसने खुद और कैप्टन का बदला लेने के लिए इंस जैंगविल को मारा था। जिस मोमेंट उसका फिगर व्हाइट फेदर स्क्वायर में अपीयर हुआ, उसने अचानक कुछ गड़बड़ सेंस किया। माय सांचेज का रेजिडेंस बहुत शांत था। ये इतना शांत था कि उसकी रीढ़ में सेहरन दौड़ गई। माय सांचेज एक नेटिव जनरल था जिसने पहले ड्वेन डेंटिस से आर्म्स खरीदे थे। वो डेथ पाथवे का बियॉन्डर था और उसे चर्च ऑफ नॉलेज का सपोर्ट था। क्या हुआ? क्लेन थोड़ा फ्राउन हुआ जैसे ही उसने कंसिडर किया कि क्या उसे सिचुएशन कंफर्म करने के लिए एंटर करना चाहिए। आखिरकार वो उसका कोलैबोरेशन पार्टनर था।
इसके अलावा अगर उसे किसी ऐसे एनिमी का सामना करना पड़ा जो कमजोर नहीं था, तो ये उसके लिए एक्ट करने का बहुत अच्छा मौका होगा। सिचुएशन के सेल्फ एनालिसिस के बाद उसे विश्वास था कि अगर वो एक सेंट लेवल डेमिगॉड को मेन लीड के रूप में यूज कर सकता है और कुछ और हॉरर कहानियां बना सकता है, तो उसका बिजारो सॉर्सरर पोशन अधिकांश भाग के लिए डाइजेस्ट हो जाएगा। बेशक हर चीज के लिए प्रीरिक्विजिट सेफ रहना है। मुझे केयरफुल और कॉशियस रहना होगा। जैसे ही उसने अपनी मैरियोनेट कोना स्किलगोर को ड्वेन डेंटिस की अपीयरेंस में ट्रांसफॉर्म किया, उसने एक गोल्ड कॉइन निकाला। इस बार उसे जो रिविलेशन मिला वो ये था कि कोई खतरा नहीं था। अजीब है, क्लेन ने अपना गार्ड डाउन नहीं किया, क्योंकि उसकी बॉडी एक शैडो बनने से पहले इनकॉर्पोरियल हो गई, जो रात के अंधेरे में गायब हो गई। जहां तक उसकी मैरियोनेट कोना स्किलगोर की बात है, वो अपना चेहरा नीचे करके धीरे धीरे माय सांचेस के मेंशन की ओर चला। ये छाया में छिपने की एबिलिटी थी जो क्रीपिंग हंगर ने खुद प्रोवाइड की थी। जहां तक दूसरी मैरियोनेट एनोनी की बात है, वो लगभग 1000 मीटर दूर इंतजार कर रहा था। जहां तक उन कुछ चूहों की बात है जो मैरियोनेट के थे, वे एक दूसरे से लगभग 1000 मीटर की दूरी पर फैले हुए थे, लेकिन वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। जल्द ही ड्वेन डेंटिस जनरल के रेजिडेंस के सामने पहुंचा और अपना स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स विजन एक्टिवेट किया। जो उसके विजन में एंटर हुआ, वो ब्लैक इल्यूसरी थ्रेड्स थे जो एक मेसी फैशन में उगाए गए थे। वे अलग अलग लोगों से आते हुए लग रहे थे, लेकिन उनका एक ऑब्वियसली सिमिलर ऑरा भी था, और नॉर्मल स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते थे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद ड्वेन डेंटिस ने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और बंद दरवाजा धकेलकर खोल दिया। अंदर का सीन उससे बिल्कुल अलग था जो उसे याद था। पिलर्स जो गोल्डन फॉइल से कवर्ड थे, दीवारों पर गोल्डन स्कल्पचर्स और गॉर्जियस सीढ़ियां अब एक गुच्छा की तरह रोल हो गई थीं, जैसे एक ह्यूज पोर्क्यूपाइन जिसमें से गोल्डन स्पाइक्स उग रहे थे। जमीन पर हर जगह शार्प स्टोन पिलर्स और टूटे हुए कांच थे। इनके अलावा हॉल में और भी इल्यूसरी बुकशेल्फ्स थीं जो रियल नहीं लग रही थीं। बुक शेल्फ पर अलग अलग जगहों पर ब्लैक शैडोज के पूल्स छिपे थे, क्योंकि वे समय समय पर आंखों की तरह कर्ल और स्ट्रेच होते थे। जैसे ही दरवाजा खुला, लिक्विड लाइक शैडोज का पूल अचानक जिंदा हो गया और वही आवाज प्रोड्यूस की, यह तुम हो। मेरी प्रिडिक्शन सही थी। तुम ही वो हो जो मुझे मेरे कॉन्डेंड्रम से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। चैप्टर 1098, कॉन्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन। ब्लैक शैडोज के पूल्स के शब्द सुनकर क्लेन के दिमाग में अचानक एक फिगर अपीयर हुआ। ये वो एल्डर था जिसने इनलेट ब्रास लाइंस वाला व्हाइट रोब पहना हुआ था। उसके बाल पूरी तरह से सफेद और नीटली कोम्ड थे। उसकी ग्रे ग्रीन आंखों ने उस पर डीप इंप्रेशन छोड़ा था। उसने क्लेम किया था कि वो चर्च ऑफ नॉलेज का मेंबर है और कि वो वेस्ट बालम में मैटर्स का इंचार्ज है और उसका माय सांचेस के साथ क्लोज रिलेशनशिप था। तब उसने अचानक ड्वेन डेंटिस को विजिट किया था, अपनी विजिट के लिए ये एक्सक्यूज देते हुए कि उसने प्रिडिक्ट किया था कि वो फ्यूचर में एक बहुत ट्रबलसम सिचुएशन में होगा और कि उस टाइम पीरियड के दौरान वो जिससे मिलेगा वो उसे प्रॉब्लम रिजोल्व करने में हेल्प करेगा। कुछ सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, लुक्का ब्रूस्टर? हाँ, ये मैं हूँ। तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ। इल्यूसरी बुकशेल्फ्स के डिफरेंट पार्ट्स में लिक्विड लाइक शैडोज का पूल आंसर देने के लिए रश हुआ। उनकी आवाजें अब यूनिफॉर्म नहीं थीं। वे एक दूसरे पर लेयर्ड थीं, एंडलेसली एको कर रही थीं। भले ही वो अपनी मैरियोनेट से सेपरेटेड था, क्लेन के कान अभी भी बज रहे थे और उसे डिजीनेस का सेंस फील हुआ। ये नॉर्मल साउंड नहीं है। इसमें सर्टेन इंक्लिनेशन है, कंट्रोल लूज करने या मेंटल करप्शन एक्सपीरियंस करने की तरफ। इल्यूसरी बुकशेल्फ्स खुद बस शो के लिए हैं। जैसे ही ये थॉट क्लेन के माइंड में फ्लैश हुआ, उसने ब्लैक शैडोज को सेम टाइम पर कर्लिंग और एक्सटेंडिंग करते हुए सुना। मेरी प्रिडिक्शन सही थी। तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, राइट? तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, राइट? ये हाईएस्ट चांस ऑफ सक्सेस वाला ऑप्शन है। जैसे ही उसके थॉट्स दौड़े, क्लेन ने डार्क शैडोज के पूल को देखा और धीरे से कहा, तुम कितनी देर लास्ट कर सकते हो? लुक्का ब्रूस्टर ने अपनी कंडीशन ऑब्जर्व की और कहा, 7 मिनट। मुझे लगा तुम कहने वाले हो 7, 6, 5, 4, 3। लैम्पूनिंग करने के बाद क्लेन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक साइकेट्रिस्ट लाता हूँ। जैसे ही वो बोला, वो माय सांचेस के रेजिडेंस की शैडोज से कुछ 100 मीटर पीछे हट गया। फिर उसने एक रिचुअल सेट किया और ग्रे फॉग के ऊपर क्रीपिंग हंगर को सैक्रिफाइस कर दिया। ये सब करने के बाद वो द फूल की चेयर पर बैठ गया, गैरमन स्पैरो का फिगर कंजर किया और उसे एक सिंपल और क्विक प्रेयर करने दी। इस मोमेंट पर ऑलमोस्ट डॉन हो चुका था। जहां तक ऑड्रे की बात है, जो चैरिटी वर्क में बिजी थी, उसे अभी सोना बाकी था। एक डेमिगॉड को ट्रीट करना जिसने कंट्रोल लूज करने के साइंस शो किए हैं। मैं और मेरिट पॉइंट्स भी एक्यूमुलेट कर सकती हूँ। ऑड्रे ने अपने हाथ में फाउंटेन पेन नीचे रखा और गोल्डन पैटर्न्स वाला एक व्हाइट क्लॉक पहन लिया। ठीक पिछले मिशन की तरह उसने क्रीपिंग हंगर रिसीव करने के लिए रिचुअल सेट किया और लाए लिए पहना, जो एक सिल्वर मास्क की फॉर्म में था।
एंजल्स एम्ब्रेस की प्रोटेक्शन के अंदर उसने गेरमन स्पैरो द्वारा प्रोवाइड किए गए मैप के अकॉर्डिंग वेस्ट बालम में माई सांचेज मेंशन के लिए टेलीपोर्ट किया। इस बार डिफरेंस ये था कि एक डेमिगॉड को फेस करने की वजह से न केवल उसने मास्क पहना था, उसने मास्क के नीचे अपना फिगर, ऑरा और अपीयरेंस एडजस्ट करने के लिए लाई भी यूज किया था। फिर उसने ड्वेन डेंटिस की फॉर्म में मिस्टर वर्ल्ड को देखा। वह डेमिगॉड ब्लैक लिक्विड के पूल्स में ब्रेक डाउन हो गया है। सीधे उसकी बॉडी ऑफ हार्ट और माइंड के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश मत करना, ये तुम्हें उसके कंट्रोल लूज करने के इंक्लिनेशन के साथ इन्फेक्ट कर देगा। अगर तुम उसे ट्रीट नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक उधार दे सकता हूँ, क्लेन ने स्पेशली मिस जस्टिस को वार्न किया। ऑड्रे ने ये नहीं कहा कि वो इस बारे में बहुत क्लियर थी, वो इस एस्पेक्ट में बहुत प्रोफेशनल थी और उसने ध्यान से सुना। मुझे पहले ट्राई करने दीजिए। उसने अपनी बॉडी को कवर करने वाले क्लॉक को टक किया और कुछ स्टेप्स आगे लिए, इल्यूसरी बुकशेल्फ्स और ब्लैक लिक्विड के पूल्स पर अपनी गेज कास्ट की। थैंकफुली उसने पूरी तरह से कंट्रोल लूज नहीं किया है। कुछ सेकंड्स के लिए एग्जामिन करने के बाद ऑड्रे ने जेंटली कहा। उसके काम और पावरफुल वर्ड्स के साथ प्लेकेट की एक इनविजिबल विंड ब्लो करने लगी। जिस फ्रीक्वेंसी पर ब्लैक लिक्विड के पूल्स कर्ल ऊपर हो रहे थे और स्ट्रेच हो रहे थे वो डिक्रीज होने लगी जैसे ही एंजाइटी का सेंस कम हुआ। ऑड्रे ने प्लेकेट कुछ और बार यूज किया। ये तब हुआ जब लुक्का ब्रूस्टर की मेंटल स्टेट पूरी तरह से स्टेबलाइज हो गई और उसमें कोऑपरेट करने की एबिलिटी थी कि उसने उसे अपना माइंड ओपन करने और ट्रीटमेंट रिसीव करने के लिए मनाया, और उसने डेमिगॉड की बॉडी ऑफ हार्ट और माइंड का दरवाजा खोलने की अपॉर्चुनिटी ली। उसने करप्शन प्यूरिफाई करने के प्रोसेस के दौरान प्लेकेट का अपना यूज मल्टीपल ट्रीटमेंट्स में स्प्लिट कर दिया। उसने साइकोलॉजिकल क्यूज प्लांट किए, लुक्का ब्रूस्टर को ये बिलीव करने के लिए क्यों किया कि सब ठीक था, जिससे वो आसानी से अपनी मिथिकल क्रिएचर फॉर्म को कन्वर्ज कर सका और वापस ह्यूमन में बदल सका। प्रोसेस को स्प्लिट करने का रीजन ये था कि अगर ऑड्रे करप्शन के स्लाइटेस्ट बिट और नेगेटिव इफेक्ट से भी अफेक्ट होती तो वो इमीडिएटली रिट्रीट कर जाती और पहले अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स रिजोल्व करती। फाइनली उसने कुछ स्टेप्स पीछे लेने से पहले ट्रीटमेंट और क्यूज कंप्लीट किए। योर एक्सेलेंसी, आप अपनी मिथिकल क्रिएचर फॉर्म रिमूव कर सकते हैं। जिस मोमेंट उसने बोलना फिनिश किया, हॉल में इल्यूसरी बुकशेल्फ्स गायब हो गईं। ब्लैक लिक्विड के पूल्स लाइफ की तरह एक साथ गैदर हुए, एक ह्यूमन फॉर्म लेते हुए। ब्लैक कलर्स तेजी से फेड हो गए, लुक्का ब्रूस्टर की ओरिजिनल फॉर्म में वापस बदलते हुए। उसने आह भरी और स्माइल के साथ कहा, थैंक यू वेरी मच। जब मैंने एक सीक्वेंस 5 स्पेक्टेटर को आते देखा तो मुझे लगा कि मैं उसके दूसरे पाथवे पर स्विच करने के लिए मेन इंग्रेडिएंट बन जाऊंगा। इस ओल्ड मैन के वर्ड्स कितने डायरेक्ट हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि उसके वर्ड्स का रिस्पॉन्स कैसे दूं। क्लेन ने जस्टिस ऑड्रे को देखने के लिए अपना सर घुमाया। उसने रियलाइज किया कि उसकी आंखें कसकर बंद थीं। क्लेन ने लुक्का ब्रूस्टर को रिस्पॉन्ड करने के लिए अपना मुंह खोला। चिंता मत करो, तुम्हें अभी सबसे ज्यादा कपड़ों के सेट की जरूरत है। सॉरी, मैं बस अभी बहुत एजिटेटेड था और खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। मेंशन के बाहर शैडोज में छिपते हुए क्लेन ने अपनी मैरियोनेट कोनास किलगोर को कंट्रोल किया और कहा, तुमने क्या इनकाउंटर किया? तुम ऐसे कैसे एंड अप हुए? ब्लैक फिगर्स ने आह भरी और कहा, फिनपोर्टर मिलिट्री के एडजुडिकेटर बेला कोस्टा और चर्च ऑफ अर्थ मदर की आर्क बिशप मार्टिना ने जॉइंटली इस जगह पर अटैक किया और उनका मेन टारगेट मैं था। मेरे पास अपनी मिथिकल क्रिएचर फॉर्म एक्टिवेट करने और उन्हें टेम्परेरीली रिट्रीट कराने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। चूंकि तुम बिना कुछ नोटिस किए एंटर हुए, तुमने पक्का यहाँ टेलीपोर्ट किया होगा। तुम भी एक डेमिगॉड हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक बार जब तुम अपनी मिथिकल क्रिएचर फॉर्म रिवील कर देते हो तो तुम्हारे लिए नॉर्मल रिटर्न होना आसान नहीं होता। मैं भी पागल होने की तरफ इंक्लिनेशन से अफेक्टेड था और मैं लगभग कंट्रोल लूज कर गया था। फॉर्चुनेटली मैं एक बार मिस्टिसिज्म मैजिस्टर था और मैंने कई स्ट्रेंज लेकिन इफेक्टिव मिस्टिक आर्ट्स मास्टर की थी। इसलिए मैंने क्रिटिकल मोमेंट पर खुद को एक सर्टेन एक्सटेंट तक सील कर लिया और ऐसे एंड अप हुआ। साय, ये सिर्फ कुछ समय के लिए लास्ट कर सकता है। मैडनेस अभी भी मुझे खा रही है। मैंने पहले ही सीसी को कांटेक्ट कर लिया है और हेल्पर आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या मैं तब तक लास्ट कर सकता हूँ। मैं बस सोच रहा था कि ये प्रोफेसी में वो बहुत ट्रबलसम कोनंड्रम होना चाहिए और मैं वंडर कर रहा था कि क्या वो पर्सन जो मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है वो अपीयर होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ हो। ये प्रूव करता है कि मेरी प्रिडिक्शन और इंटरप्रिटेशन गलत नहीं थी। इसने मेरी मेंटल स्टेट इंप्रूव कर दी है। वो सच में एक डेमिगॉड है जो अपनी प्रिडिक्शंस को सक्सीड होते देखने के लिए डिटर्मिन्ड है। अगर मैं इस मोमेंट पर मुड़ता और चला जाता तो क्या तुम बस स्पॉट पर ब्रेकडाउन हो जाते और कंट्रोल लूज कर देते? अपने दिल में साइलेंटली लैम्पूनिंग करने के बाद क्लेन ने लुक्का ब्रूस्टर द्वारा रिवील की गई की इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचना शुरू किया। फिनपोर्टर मिलिट्री और चर्च ऑफ अर्थ मदर ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था।
उसने फिर अपनी मैरियोनेट कोनास किलगोर से एक गोल्ड कॉइन निकलवाया और उसे पकड़ने के लिए बाहर पहुंचने से पहले उसे फ्लिक किया। जो वो जानता था, उससे 7 चर्चेस के क्लर्जीमेन ऑर्डर मेंटेन करने और अपने बिलीवर्स की सेफ्टी इंश्योर करने पर फोकस थे, सिचुएशन चाहे जो भी हो। इस एंगल से लुका ब्रूस्टर का डेविल या डीमन होना इम्पॉसिबल था। जहां तक उस इंप्रेशन की बात है जो वाइस एडमिरल आइसबर्ग और डिटेक्टिव आइसेंगार्ड स्टैंटन ने उसे दिया था, इसने उसे फील कराया कि चर्च ऑफ नॉलेज बहुत बुरा नहीं था। उसे लगा कि लो इंटेलिजेंस वाले लोगों और जो पढ़ाई के शौकीन नहीं थे, उनके खिलाफ उनके हैबिचुअल डिस्क्रिमिनेशन के अलावा उनके एक्शंस और स्टाइल के साथ कुछ भी गलत नहीं था। यही रीजन है कि वे डेवलप और एक्सपैंड करने में अनेबल हैं। वे केवल कुछ स्मॉल कंट्रीज में रह सकते हैं। क्लेन ने गोल्ड कॉइन फ्लिक करने का रिजल्ट नहीं देखा। उसने कहने से पहले कुछ शब्द बड़बड़ाए। मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूं? एक्साइटेड ब्लैक शैडोज साइलेंट हो गईं। कुछ सेकंड्स बाद उन्होंने कहा, मुझे भी नहीं पता। क्लेन ने उन्हें देखा और उन्होंने साइलेंस में उसे वापस देखा। इंस्टेंटली वहां एक म्यूचुअल साइलेंस थी। मैं तुम्हें अपनी मैरियोनेट में टर्न करने का सजेशन क्यों नहीं देता? लगभग 10 सेकंड बाद क्लेन ने इनवर्डली लैम्पून किया। उसके थॉट्स रेस करने लगे जैसे ही उसने लुका ब्रूस्टर की अपनी मिथिकल क्रिएचर फॉर्म से रिकवर न हो पाने की प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का तरीका सोचना शुरू किया। ईमानदारी से लुक्का को हेल्प करने की तरफ उसकी सीरियसनेस सिर्फ चर्च ऑफ नॉलेज और विजडम के अच्छे इंप्रेशन की वजह से नहीं थी, बल्कि उन इंटरेस्ट की वजह से भी थी जो उसे बेनिफिट दे सकते थे। सबसे पहले ग्रोसल्स ट्रैवल्स के मैटर में गॉड ऑफ नॉलेज और विजडम की एग्जिस्टेंस का इंकलिंग था। प्रेजेंट में वो ट्रू गॉड का गोल डिटरमिन करने में अनेबल था। उसे लगा कि थोड़ी गुडविल शो करने से प्लेजेंट सरप्राइजेज मिल सकते हैं। दूसरा, अगर रोजल का रिटर्न सच में हुआ तो गॉड ऑफ नॉलेज और विजडम का एटीट्यूड काफी इंपॉर्टेंट था। रेड एंजल एविल स्पिरिट के टोन और बोलने के तरीके से क्लेन एक प्रिलिमिनरी जजमेंट बना सकता था। फोर्थ एपोक के कंपैरिजन में प्रेजेंट एरा की 7 डाइटीज का एटीट्यूड ब्लैक एम्परर की अपीयरेंस की तरफ ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। उनका रिएक्शन एवर्स नहीं था और वे इसे टैसिटली अप्रूव करने के लिए ज्यादा इंक्लाइंड थे, भले ही वो पर्सन उनका खुद का चॉइस का कैंडिडेट ना हो। ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर एम्परर रोजल रिटर्न करते तो जो उनके अगेंस्ट होते वो प्रोबेबली इटर्नल ब्लेजिंग सन और गॉड ऑफ स्टीम और मशीनरी होते। आफ्टर ऑल, जब रोजल पेरिश हुए थे, वे उस मैटर में एक सर्टेन एक्सटेंट तक इन्वॉल्व थे। हालांकि ये ऑब्जेक्शन भी बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। जब तक रोजल की मेंटल स्टेट नॉर्मल थी और वो करप्शन और मैडनेस से एस्केप कर गए, एक्सेप्ट किए जाने का चांस था। आफ्टर ऑल, ब्लैक एम्परर के पास सन और 7 पाथवे के साथ स्विच करने की प्रॉब्लम नहीं थी, तो कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट नहीं थे। जहां तक ओरिजिनल ग्रज की बात है, ये एक डाइटी के लेवल पर बहुत सीरियस नहीं था। ऑफ कोर्स, ये बस एक गेस था जो क्लेन ने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की नॉलेज और मिस्टिसिज्म के एंगल से बनाया था। सिचुएशन की उसकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एनिमीज को कम करना और फ्रेंड्स बनाना कुछ ऐसा था जो उसे करना चाहिए था। ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंडर क्लेन बिलीव करता था कि जो इटर्नल ब्लेजिंग सन और गॉड ऑफ स्टीम और मशीनरी को इम्प्रेस करने में एबल थे, जब उन्होंने अपने ऑब्जेक्शंस एक्सप्रेस किए और उन्हें टैसिटली एग्री भी कराया, वे डेफिनेटली लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और गॉड ऑफ नॉलेज और विजडम थे, क्योंकि वे और इटर्नल ब्लेजिंग सन उन बियॉन्ड पाथवेज पर थे जिन्हें इंटरचेंज किया जा सकता था। मुझे बस डर है कि करप्शन जो कॉस्मोस से स्टेम करती है, उसे रिजोल्व करना इतना आसान नहीं है। रिवाइव्ड रोजल शायद एक एविल गॉड में पूरी तरह से टर्न होकर एंड अप हो, लेकिन ऐसे मैटर्स केवल एक बार में एक स्टेप ही किए जा सकते हैं। केवल सिचुएशन को समझकर ही कोई मैटर का क्रक्स ग्रास्प कर सकता है और डिसाइड कर सकता है कि क्या फाइनल मोमेंट पर बटन प्रेस करना है। ह्यूमंस लो ऑड्स वाली चिंताओं की वजह से नहीं रुक सकते। अगर ऐसा केस है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि एक घूंट पानी पीना भी एक एविल गॉड के डिसेंट को लीड कर सकता है। सिमिलरली, रोजल के रिटर्न की तरफ वेरियस पार्टीज के रिएक्शंस क्या हैं और वे कितने इंटेंस होंगे, इसके लिए मुझे वेट करने और आगे ऑब्जर्वेशंस करने की जरूरत होगी, इससे पहले कि मैं हर किसी के लिए मोस्ट एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ढूंढ सकूं। इस मोमेंट पर, क्रिटिकल मोमेंट पर रिचुअल के दौरान डैमेज कॉज करने का हाईएस्ट चांस ऑफ सक्सेस है। जैसे ही उसके थॉट्स दौड़े, क्लेन ने डार्क शैडोज के पूल को देखा और धीरे से कहा, तुम कितनी देर लास्ट कर सकते हो? लुक्का ब्रूस्टर ने अपनी कंडीशन ऑब्जर्व की और कहा, 7 मिनट। लुका ब्रूस्टर ने नीचे अपने आप को देखा और जल्दी से अपना दायां हाथ उठाया अपने बगल में कुछ पकड़ने के लिए। फिर उसकी ग्रेश ग्रीन आंखें डार्क हो गईं। वो सोना जो सीढ़ियों के साथ मिक्स था, अचानक उड़ा और हवा में फ्यूज हो गया, आर्मर का एक पतला टुकड़ा बनाते हुए, जिसने लुका ब्रूस्टर को कवर कर लिया। लुका ने अपनी बाहें फैलाईं और समझाया, जैसे ही उसने फीडबैक लिया, स्टियानो की गोल्डन आर्मर आर्ट। इसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज एक सीक्वेंस 5 गार्जियन के बराबर हैं। स्टियानो? क्लेन ने कैजुअली पूछा। लुका ने ऐसे टोन में कहा जैसे वो किसी फेमस हिस्टोरिकल फिगर को इंट्रोड्यूस कर रहा हो।
मोजेस एसेटिक ऑर्डर के अर्लीस्ट फाउंडर्स में से एक। मैंने सुना है कि एम्परर रोजल ने पहले इस गोल्डन आर्मर आर्ट को मॉडिफाई किया था। मुझे वंडर होता है कि इसने इवेंचुअली क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस किए। मैं रफली इमेजिन कर सकता हूँ। शायद इस गोल्डन आर्मर के 12 डिफरेंट स्टाइल्स होंगे। थोड़ी देर के लिए अंदर ही अंदर बड़बड़ाने के बाद क्लेन ने टॉपिक को हाथ में लिए मेन टॉपिक पर चेंज कर दिया। क्या फेन पोर्टर और चर्च ऑफ अर्थ मदर ऑफिशियली वॉर ज्वाइन करेंगे? जब लुका ने स्टियानो की गोल्डन आर्मर इंट्रोड्यूस की, ऑड्रे ने अपनी आंखें खोली और कंट्रोल्ड मैनर में अपना सर घुमाया। उसकी आंखों में बिना किसी पर्टर्बेशन के उसने उस टिमटिमाते हुए डेमिगॉड को देखा। लुका ने आह भरी और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले क्या सोच रहे थे, वो आज रात ऑफिशियली वॉर ज्वाइन करेंगे। ऑफ कोर्स वो टाइम बीइंग के लिए लोएन को टारगेट नहीं करेंगे। इसका हाई चांस है कि वो या तो लेनबर्ग, मसिन या सेगर पर अटैक करेंगे। ये एक्सटेंडेड बैटलफ्रंट को प्रिवेंट करने और बहुत सारे एनिमीज बनाने से बचने के लिए है जो उनकी स्ट्रेंथ कंसंट्रेट करने से रोकेंगे। इसके अलावा चर्च ऑफ अर्थ मदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ एक्सर्ट करने के लिए विलिंग नहीं हो सकती है। आ भरने के बाद चर्च ऑफ नॉलेज के इस डेमिगॉड ने सिल्वर मास्क ऑड्रे से कहा, मुझे तुम्हें किस तरह की कंसल्टेशन फी पे करनी चाहिए? ऑड्रे ने अपने बगल में मिस्टर वर्ल्ड की तरफ देखा। उन्होंने पहले ही पे कर दिया है। लुका ब्रूस्टर ने तुरंत अपनी नजर ड्वेन डेंटिस पर शिफ्ट कर दी। क्लेन ने कुछ कहने से पहले एक मोमेंट के लिए सोचा, मुझे कुछ सवाल पूछने दो। प्लीज बोलिए। उस मोमेंट पर लुका बिल्कुल भी डेमिगॉड जैसा नहीं लग रहा था। इसके बजाय वो क्लास में अपने स्टूडेंट के सवालों का जवाब देने का वेट करते हुए एक प्रोफेसर जैसा लग रहा था। ऑफ कोर्स अगर वो गोल्डन आर्मर का सेट उतार सके और 3 पीस सूट में चेंज हो सके तो रिसेम्बलेंस अनकैनी होगी। बिना सोचे क्लेन ने सीधे पूछा, तुम अंडरग्राउंड से करप्शन के बारे में क्या जानते हो? उसकी ओपिनियन में अगर चर्च ऑफ नॉलेज, जो नॉलेजेबल होने के लिए फेमस था, इसके बारे में जानता था तो वो डेफिनेटली इफेक्ट्स बेयर करने के लिए स्ट्रांग इनफ लेवल पे था। और अगर ये मिस जस्टिस के कानों के लिए सुटेबल नहीं था तो उसे विश्वास था कि लुका इस बात को सामने लाएगा। आखिरकार वो केवल एक बुकवॉर्म नहीं था। लुका ने थोड़ा फ्राउन किया और कहा, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ इसके बारे में जानना ही अपने आप में करप्शन का रिजल्ट होगा। ओह, मैंने पहले एक एंशियंट बुक में एक सेंटेंस देखा है, सीक्वेंस जितनी हायर होगी अंडरग्राउंड के क्लोज होना उतना ही डेंजरस है। तो ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एनकेवेल्ट ने वहां नीचे एक्सट्रीमली डीप ट्रॉमा और किसी तरह का फियर छोड़ा था। ऑड्रे ने तुरंत उस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचा जो सिटी ऑफ मिरेकल्स लिवसीड के ब्रॉन्ज डोर में सील्ड था। उसने फिर अपने बगल में मिस्टर वर्ल्ड को देखा, लेकिन उसे उसके एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नोटिस नहीं हुए। हालांकि क्लेन ने अपनी मैरियोनेट को धीरे से सर हिलाने दिया, जैसे मिस जस्टिस को बता रहा हो कि जो कनेक्शंस उसने बनाए थे वो उसके कनेक्शंस के आइडेंटिकल थे। इसने ऑड्रे को ऐसा फील कराया जैसे वो पास्ट में लौट आई हो। तब वो अभी भी स्पेक्टेटर पाथवे की लो सीक्वेंस बियॉन्डर थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो मिस्टर वर्ल्ड के एक्सप्रेशन और एक्शन से कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन डिसिफर कर सके। सीक्वेंस जितनी हायर होगी अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट्स का थ्रेट उतना ही ग्रेटर होगा। ये सेंस नहीं बनाता। ये रियलाइज करते हुए कि लुका और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में असमर्थ था, क्लेन ने एक मोमेंट के लिए सोचा और कहा, सेकंड क्वेश्चन, इस वॉर के रिगार्डिंग तुम्हारे पास क्या प्रोफेसी है? प्रोफेसी के मेंशन के साथ लुका ब्रूस्टर अचानक स्पिरिटेड हो गया। ये सिर्फ शुरुआत है। ये अपने पीक तक पहुंचने से अभी दूर है। ऑल्सो डैमेज का ग्रेटर पोर्शन वॉर से स्टेम करता है और वॉर के परे भी प्रेजेंट है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये क्या है। वॉर अभी शुरू हुई है। ऑड्रे का दिल अनकंट्रोलेबली डूब गया। वॉर से स्टेम करता है और वॉर के परे भी प्रेजेंट है। क्या ये अमोन के भाई का अपोथियोसिस रिचुअल है, या ये ब्लैक एम्परर की एडवांसमेंट है, या शायद रोजिल का रिटर्न? एक गैस के साथ क्लेन ने सर हिलाया और थर्ड क्वेश्चन उठाया, क्या तुमने एपोकैलिप्स की प्रोफेसी सुनी है? तुम इसे कैसे इंटरप्रेट करते हो? लुका ब्रूस्टर का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सीरियस हो गया। नहीं, ये प्रोफेसी नहीं है। कोई भी जिसके पास फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी है वो सर्टेन है कि एपोकैलिप्स डेफिनेटली आएगा। गॉड ने अपनी होली बाइबल में मेंशन किया कि एपोकैलिप्स 5th एपोक में साल 1368 में होगा। ऑफ कोर्स गॉड ने यह भी कहा कि वहां एक सेवियर होगा। गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम की प्रोफेसी। 1368, अब सिर्फ 10 साल बचे हैं। क्या गॉडदेस का गॉड ऑफ कॉम्बैट के साथ अलायंस डिस्ट्रॉय करने का एक्ट यूनिकनेस कंट्रोल करने के लिए था ताकि वो एपोकैलिप्स को रेसिस्ट कर सके? नहीं, ये राइट नहीं लगता। क्या ये गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम के एटीट्यूड की वजह से है कि वो और गॉड ऑफ कॉम्बैट अलाइज नहीं है? क्लेन ने अपने थॉट्स को कंट्रोल किया और अपनी मैरियोनेट को स्माइल करने दिया। थैंक यू तुम्हारे आंसर्स के लिए। जहां तक फी की बात है उसे भूल जाओ, तुम पहले ही पे कर चुके हो।
लुका ब्रूस्टर ने एक सेकंड के लिए सोचा और सीरियसली सर हिलाया। तुम एक जेनरस, ट्रस्टवर्दी और नॉलेजेबल पर्सन हो। उसने फिर साइड में मिस जस्टिस को देखा और ग्रेसफुली अपना सर झुकाया। थैंक यू ब्यूटीफुल लेडी, तुम्हारी स्किल्स ने मुझ पर डीप इम्प्रेशन छोड़ा है। ऑड्रे ने जल्दी से कर्टसी दी और हम्बली रिप्लाई किया, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो गए। लुका ने फिर अपनी गोल्डन आर्मर डिस्पेल की और अपनी पॉकेट से एक डायमंड लाइक एक्सेसरी निकाली। उसने इसे ऑड्रे को हैंड ओवर किया और कहा, यह तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट है। ये एक स्पेल स्टोर कर सकता है जो डेमीगॉड लेवल पे है। ये एक आर्टिजन द्वारा बनाया गया आइटम था और ये लुक्का ब्रूस्टर द्वारा पास्ट में यूज किया गया एक आइटम था। जहां तक अब की बात है, वो पहले से ही एक डेमीगॉड था और अपनी खुद की पावर्स को रिकॉर्ड कर सकता था। उसे अब इसकी जरूरत नहीं थी। देखते हुए कि मिस्टर वर्ल्ड ने उसे नहीं रोका, ऑड्रे ने उसे रिसीव किया और उसे थैंक यू कहा। ये सब करने के बाद लुका ब्रूस्टर ने हॉल के चारों ओर देखा और एक लंबी आह भरी। मुझे जाना होगा। मुझे उम्मीद है कि हम फ्यूचर में फिर मिल सकते हैं। गुड लक। क्लेन ने एक ब्लेसिंग दी। लुका का फिगर तेजी से फेड हो गया और वैनिश हो गया। जब वो चला गया, क्लेन ने ऑड्रे की तरफ मुड़कर देखा और कहा, यह जगह सेफ नहीं है। हमें जल्द से जल्द जाना होगा। यस, ऑड्रे ने एग्री किया। उसने फिर आइटम को ऊपर रखा और टेलीपोर्टेशन के लिए तैयारी की। क्लेन ने अपनी मैरियोनेट को फ्लेमिंग जंप यूज करने दिया और वो एक साथ गायब हो गए। डॉट डॉट डॉट। बैकलुंड, चेरवुड बरो। फोर्सेस और शियो के नए घर में फोर्सेस अपनी नींद में कुछ मंबल कर रही थी। अचानक वो जागी और उठ बैठी। उसने एक और सपना देखा था। सपने में वो एक पिच ब्लैक जगह पर थी। वहां एक लोनली स्टीप पीक थी और पीक के टॉप पर एक ह्यूज क्रॉस था। क्रॉस के ऊपर एक ब्लरी फिगर उल्टा लटका हुआ था। वो लेयर्स ऑफ चेन से बाउंड था। फिगर के नीचे एंग्री वेव्स और टाइड्स थीं। फोर्सेस ने अपनी आंखें खोली और अपने माथे पर पसीना महसूस किया। वो ब्लरी फिगर, वो मिस्टर हैंग्ड मैन जैसा लग रहा था। चैप्टर 1100, वन बुक। बाउंडलेस ग्रे फोक के ऊपर एंशिएंट पैलेस के अंदर जो गोद के रेजिडेंस जैसा लग रहा था। लंबी ब्रॉन्ज टेबल के दोनों तरफ डार्क रेड बीम्स ऑफ लाइट ऊपर उठी, ब्लरी फिगर्स में मटेरियलाइज होते हुए। जस्टिस ऑड्री तुरंत खड़ी हुई, अपनी स्कर्ट UTHAI और सीट ऑफ ऑनर की तरफ कर्टसी की। गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल। वो ब्यूर मूड में नहीं थी, लेकिन हाल ही में जो कुछ भी हुआ था उसके साथ वो पहले की तरह अपनी स्पिरिट्स ऊपर नहीं रख सकी। सबके झुकने और अपनी सीट्स लेने के बाद ऑड्रे ने अपनी नजर घुमाई और हैबिचुअली ऑब्जर्व करना शुरू किया। लगभग तुरंत ही उसने डिस्कवर किया कि मैम हर्मिट की मेंटल स्टेट और बॉडी लैंग्वेज इंडिकेट कर रही थी कि वो किसी बात को लेकर परेशान थे। इसका क्वीन मिस्टिक से कुछ लेना देना है, या क्या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, या क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों फैक्टर्स इस मैटर में इन्वॉल्व्ड हैं। ऑड्री थोड़ी सरप्राइज्ड थी और उसने क्यूरियसली इसके पॉसिबल रीजंस कंसिडर किए। इतनी सारी टैरोट गैदरिंग्स के बाद उसने काफी समय से मैम हर्मिट का एक साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट ड्रॉ कर लिया था। वो मानती थी कि वो एक रादर कॉन्ट्रडिक्टरी बियॉन्डर थी। वो एक्सपीरियंस्ड, नॉलेजेबल और काम थी। वो सर्टेन एस्पेक्ट्स में बोल्ड और रेकलेस भी थी, एक यंग लड़की की तरह जो अभी तक मैच्योर नहीं हुई थी। दूसरी पार्टी और क्वीन मिस्टिक के बीच के रिलेशनशिप के साथ कंबाइन करके ऑड्रे के एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन ये था कि हालांकि मैम हर्मिट ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया था, फिर भी वो क्वीन मिस्टिक की प्रोटेक्शन और अरेंजमेंट्स के साथ कई प्रॉब्लम्स सक्सेसफुली रिजॉल्व करने में मैनेज रही थी। अपने दिल की गहराइयों में वो अभी भी एक यंग लड़की थी जो प्यार और देखभाल पाने के लिए तड़पती थी। और ये ठीक ऐसी कंसील्ड स्टेट के अंदर था कि ऑड्रे ने बोल्डली गेस किया कि जब किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़ता है जिसे अबैंडन किया गया था और जिसने कोई सीरियस गलतियां नहीं की थीं, तो वो अनजाने में दया दिखाएगी, अन पर तरस खाएगी और उनकी मदद करेगी। सेम टाइम पर समुद्र में एक्टिव रहने वाली एक महिला होने के नाते सीक्वेंस 5 की स्ट्रेंथ के साथ, जिसके पास काफी संख्या में मिस्टिकल आइटम्स, एक्सपीरियंस और नॉलेज थी, जबकि वो भारी चश्मा पहनती थी और गहरमान स्पैरो के साथ इंटरेक्शन रखती थी, ऑड्रे का मानना था कि अगर वो कैजुअली पायरेट से रिलेटेड वांटेड पोस्टर्स और न्यूज़पेपर्स को फ्लिप करती तो वो बिना किसी डाउट के मैम हर्मिट की आइडेंटिटी कंफर्म करने में एबल होगी। हालांकि उसने डिलिबरेटली ऐसा नहीं किया। उसके पास उनकी आइडेंटिटी का केवल एक जनरल आइडिया था। नहीं, मैम हर्मिट को पहले से हाई एक सीक्वेंस 4 डेमीगॉड होना चाहिए, इसलिए उनके पास चिंतित होने के लिए बहुत सी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये निश्चित रूप से वर्क की वजह से नहीं है। एक पावरफुल पायरेट के लिए इस पर बहुत ज्यादा परेशान होना इम्पॉसिबल है। जैसे ही उसके विचार दौड़े, उसकी नॉलेज की कमी के कारण ऑड्रे के पास ये गैस करने के अलावा कोई सुराग नहीं था कि ये क्वीन मिस्टिक से रिलेटेड था। और इस मोमेंट पर कैटेले के दिमाग में दो बातें गूंज रही थीं। हम मैजेस्टी ने डायरी के इतने पन्ने क्यों भेजे?
अगर मैं मिस्टिकोलॉजिस्ट नहीं बनी होती और सर्टेन सीक्रेट टेक्निक्स ग्रास्प नहीं की होता तो मैं इतने कम समय में अन सभी को मेमोराइज नहीं कर पाती। एग्जैक्टली क्या हुआ? क्या क्वीन किसी तरह की दुविधा में फंस गई है? वो फेलो फ्रैंक एक्चुअली कोई रिचुअल होल्ड नहीं करना चाहता था और सीधे पोशन कंज्यूम करना चाहता था। थैंकफुली मेन न्यूज रोक दिया। हालांकि ड्रूइड रिचुअल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वेरियस ऑर्डिनरी एनिमल्स और 3 तरह के एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रीचर्स के बिहेवियर और फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में अवेयर होने के नाते एक क्रेजी बायोलॉजिस्ट के रूप में उसने पहले से हाई क्रॉसब्रीड प्लांट्स और एनिमल्स की कोशिश करके अपना होमवर्क कर लिया है। अगले हफ्ते नहीं, वो अगले 2 दिनों में ड्राइड बन जाएगा। यूज जो करने की जरूरत है वो है वो सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस लिखना जो उसने रिचुअल के हिस्से के रूप में बिल्डअप किया है। अपने विचारों के बीच कैटल्य ने अपनी चिंताओं को ताक पर रख दिया और लंबी ब्रॉन्ज टेबल के अंत की और मूडी। उसने अपना सिर नीचे किया और रिस्पेक्टफुली कहा, ऑनरेबल मिस्टर फूल, मुझे इस बार रोजेल की डायरी की एक पूरी किताब मिली है। एक पूरी किताब? मैम हर्मिट के शब्द सुनकर द हैंग्ड मैन आल्जर सहित सभी मेंबर्स क्लियरली स्टन्ड था। ये कुछ ऐसा था जो उनकी समझ से परे था। पास्ट में सबमिशंस एक समय में 1 से 3 पन्नों तक रंगे करते था। इस बार ये पूरी किताब थी। क्या कुछ हुआ? भले ही वो ऐसे मामलों के बारे में सबसे कम कंसर्न था, सबसे धीमे रिएक्ट करने वाले द सन डेरिक ने भी कुछ अनयूजुअल नोटिस किया था। वे सब जानते थे कि क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट एम्परर रोजेल की सबसे बड़ी बेटी थी। उसके लिए अपने पिता की पूरी डायरी प्रोवाइड करने में एबल होना नॉर्मल था, हालांकि उसके लिए पूरी किताब देना एबनॉर्मल था। कैटलिया ने सबकी नजरों को इग्नोर किया और कंटिन्यू किया, ये डायरी के पन्ने कनेक्टेड नहीं हैं, लेकिन ये सभी एम्परर रोजेल के बाद के वर्षों से ओरिजिनेट हुए हैं। वेरी गुड। द फूल क्लाइन ने धीरे से सिर हिलाया, यह इंडिकेट करते हुए कि द हर्मिट उन्हें कॉन्जर करना शुरू कर सकती हैं। एक के बाद एक पेज डायरी के थोड़े पीले पन्ने शेप लेने लगे और जल्द ही ये एक किताब में स्टैक हो गया। इसे रिसीव करने के बाद उसने कैजुअली इसे फ्लिप किया। इसे पढ़े बिना उसने डायरी नीचे रख दी और द हर्मिट कैटल्य को देखा। तुम अब अपने सवाल पूछ सकती हो। तुम्हारे पहले एक्यूमुलेट किए गए कंट्रीब्यूशंस को मिलाकर तुम टोटल 10 सवाल पूछ सकती हो। उसने डायरी को ध्यान से नहीं पढ़ा क्योंकि इस बार बहुत सारे पन्ने द पढ़ने के लिए कम से कम 30 पन्ने द इसमें टैरो क्लब के मेंबर्स को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता जो एमआर फूल की इमेज को अफेक्ट करता। इसलिए उसने गैदरिंग खत्म होने के बाद इसे धीरे धीरे पढ़ने का प्लान बनाया। दास। कैटलिया को तुरंत सिरदर्द महसूस हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल 2 सवाल द जो क्वीन मिस्टिक ने यूज उठाने के लिए कहा था। उसने कहने से पहले एक पाल के लिए डिलिब्रेट किया, ऑनरेबल मिस्टर फूल, क्या हम सवालों को मल्टीपल सेशंस में स्प्लिट कर सकते हैं? जरूर। क्लाइन ने स्माइल के साथ सिर हिलाया। ये उसके दिमाग में जो था उसके लिए कन्वीनियंट था। एक बार में 10 सवालों का जवाब देना मिस्टर फूल के लिए भी बहुत मुश्किल टास्क था। कैटलिया ने सीक्रेटली रहत की सांस ली। इस बार 2 सवाल हैं। पहला, किसी को स्पेक्टेटर से सावधान रहने की जरूरत क्यों है? स्पेक्टेटर से सावधान रहो। ऑड्री का चेहरा ब्लैंक हो गया। एक पाल के लिए वो एक गैस के साथ आने के लिए कोई लीड्स ढूंढने में अनेबल थी। उसने खुद को भी एग्जामिन किया। स्पेक्टेटर से सावधान रहो। द मून एमलिन, द स्टार लेनर्ड और टैरो क्लब के बाकी मेंबर्स ने अपनी नजरें मिस जस्टिस पर डालीं। द फूल क्लाइन हंसा और लीजरली कहा, एक स्पेक्टेटर हमेशा शैडोज में छिपना पसंद करता है ताकि सीक्रेटली सर्टेन मैटर्स को कंट्रोल कर सके, जिससे लोगों के लिए नोटिस करना और अपने गार्ड पर रहना मुश्किल हो जाता है। खास तौर पर किसी को एंजल ऑफ इमेजिनेशन आदम के प्रति एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। उनका अपोथियोसिस रिचुअल है पोशन को तब कंज्यूम करना जब टाइम्स का ट्रेंड वैसा ही हो जैसा उन्होंने एनविजन किया था। टाइम्स का ट्रेंड जो फॉलो करता है जो उन्होंने एनविजन किया था। टाइम्स की डेवलपमेंट को उनकी एक्सपेक्टेशन से मिलने की अनुमति दें। जस्टिस ऑड्री हेल्प नहीं कर सकी, लेकिन एमआर फूल से पूछा। क्लाइन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, सही है। एक वर्ड जो पूरी दुनिया को स्वीप करती है वही है जो आदम चाहता है। ये द हैंग्ड मैन आल्जर, द हर्मिट कैटलिया और टैरोट क्लब के बाकी मेंबर्स मिस्टर फूल द्वारा डिवल्ज की गई इंफॉर्मेशन से बॉम्बार्ड हो गए और उनके दिमाग कुछ पाल के लिए सोचने में इनकेपेबल द क्या ये अपोथियोसिस रिचुअल है या टाइम्स का ट्रेंड, अन सब में बहुत बहुत हाई लेवल इन्वॉल्व है। ये इतना हाई था कि वे केवल इसे ऊपर देख सकते थे। अचानक वे वेगली समझ गए कि साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्स रॉयल फैमिली की कंस्पिरेसी में डीपली इन्वॉल्व क्यों थे, और वो मेंबर्स जो ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर के बारे में जानते द वी टाइम्स के ट्रेंड को ट्रैक पर रखने के एसेंस को और समझ गए। सिंपली पुट, जो उन्हें पसंद नहीं था और जिससे नफरत थी वो एक अनजस्ट वॉर थी। मिस्टर फूल की गेज सेंस करते हुए द हर्मिट कैटलिया ने अपने केओटिक थॉट्स को कंट्रोल किया और फिर कहा,
दूसरा, वो सीक्रेट मॉज़ोलियम कहाँ है जिसे एम्परर रोजेल ने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है? सीक्रेट मॉज़ोलियम अभी डिस्कवर किया जाना बाकी है। फोर्स ज्यादा फोकस्ड हो गई क्योंकि उस लगा कि ये एक बेस्ट सेलिंग नॉवल के लिए मटेरियल था जिसमें हर तरह के पॉपुलर एलिमेंट्स द पाएम। दूसरी तरफ ऑड्रे और एल्जर ने सवाल से कुछ सेंस किया। रोजेल की सबसे बड़ी बेटी शायद अपने पिता की मौत को एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग नहीं थी और अभी भी उनके द्वारा पीछे छोड़े गए निशानों को खोज रही थी, एम्परर को रिवाइव करने के लिए सुराग ढूंढने की उम्मीद में। बेशक वे पॉसिबिलिटी एलिमिनेट नहीं कर सकते द की सीक्रेट मॉज़ोलियम में और भी इंपॉर्टेंट आइटम्स द वो क्वीन मिस्टिक का गोल भी हो सकता था। रोजेल ने एक सीक्रेट मॉज़ोलियम भी पीछे छोड़ा था। मुझे वंडर है अंदर क्या है। द स्टार लियोनार्ड और जजमेंट एक्सियो इस बारे में ज्यादा कंसर्न था। द फूल क्लाइन इसके लिए पहले से तैयार था। वो मुस्कुराया और बोला, शायद फोग सी में सीक्रेट प्रिमिटिव आइलैंड में जिसे रोजेल ने डिस्कवर किया था, या अबिस में। अबिस? एमलिन ने तुरंत अपनी पलकें फड़कती महसूस कीन। सैंग्विन की हिस्ट्री में सेकेंड ईपॉक के डेविल्स के कहर बरपाने के कई रिकॉर्ड्स द यहाँ तक कि जब उसने अन मटीरियल्स को घटना के हजारों साल बाद पढ़ा तब भी उस लगा कि वो इम्पेचुअस हो गया है और केओस में उलझ गया है। द सन डेरिक को भी उसके जैसी हाई फीलिंग थी, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। सर्टेन डॉक्यूमेंट्स पढ़ते समय उसकी मेंटल स्टेट ओवर एग्जर्ट हो जाती थी और उसकी मेंटल स्टेट अनजाने में अफेक्ट हो जाती थी। यह सिटी ऑफ सिल्वर में हर किसी को पता कॉमन नॉलेज थी, इसलिए उस पहले जनरल एजुकेशन रिसीव करनी पड़ी और टीचर का अकाउंट सुनना पड़ा। अबिस, ऑड्री, एक्सियो और कंपनी ने सबकॉन्शियसली अपने दिलों में यूएस शब्द को रिपीट किया। उनकी डेली लाइफ में अबिस एक एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन था। ये डेंजर, पेन, डेकेडेंस और करप्शन का सिनोनिम था। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वास्तव में फोग सी में कहीं एग्जिस्ट करता है।